ओम शांति। बाबा ने संगम युग पर हम सबको ये बेहद का चांस दिया है कि हम ब्राह्मण परिवार से मिलते हैं तो दुआओं की लेन देन करते हैं, अनुभवों की लेन देन करते हैं, क्योंकि हम सबको बाबा ने बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य और श्रेष्ठ सुख के अनुभव, प्राप्ति के अनुभव दिए हैं। हम एक एक ब्राह्मण बच्चे की जन्म से ही हम अगर अपने जीवन को देखें तो कितना भाग्यशाली हमारा जीवन रहा है, ऐसा महसूस करते हैं। एक एक की हमारी लाइफ जो है वो बहुत सुंदर है। परमात्मा ने स्वयं, शिव बाबा ने, मम्मा बाबा ने स्वयं उस जीवन को निहारा है। रचयिता ने स्वयं उस जीवन को श्रेष्ठ बनाने में हर एक हम ब्राह्मण आत्मा को बहुत प्यार से पालना दी है। और जैसे कोई जौहरी होता है, रत्नाकार होता है, वो कैसे भल होते तो रतन है लेकिन उसको पॉलिश करना होता है। हीरा होता है तो उसको सुंदर, उसके हर एक पहलू को तराशना होता है। तो ऐसे बाबा ने भी हम सब बच्चों को जन्मते ही ऐसी विशेष पालना दी है। लेकिन फिर भी ड्रामा में वो समय जो हम दादियों के साथ बिताते हैं, और विशेष करके जब हम वो अनुभव कर रहे हैं तब शायद उसको हम उस रूप से नहीं महसूस करते कि हम कोई दादी के साथ पालना ले रहे हैं। वो हमारे जीवन का एक नॉर्मल अनुभव होता है। लेकिन अब जब हम सोचते हैं तो बाबा को भी थैंक्स देते हैं, हमारी दादियों को भी थैंक्स देते हैं, जिन्होंने उस समय साकार में और अभी अव्यक्त रूप में हम सबकी पालना कर रहे हैं। तो जैसे सुनाया कि ब्रिजेंद्रा दादी जी हमारे महाराष्ट्र के जोन के निमित्त भी थे। बाबा के तो विशेष रतन थे ही। बाबा के लौकिक अलौकिक दोनों में ब्रह्मा बाबा के साथ समीप संबंध था। हम जीवन कहानी बाबा की सुनते हैं, नहीं सबने पढ़ा है ना, जीवन को पलटाने वाली जीवन कहानी। तो उसमें हम सुनते हैं कैसे बाबा का बहुत गहरा कनेक्शन ब्रिजेंद्रा दादी के साथ था। अगर ब्रिजेंद्रा दादी को उस परिवार में आना था, उसका डिसीजन जो है कहीं ना कहीं बाबा ने लिया था। बाबा ने उनको देखा था और उस संकल्प आया कि ये आत्मा को मेरे परिवार में आना है। और कैसे दादी ने भी बाबा को देखा और ये सोचा कि मुझे इनके परिवार में जाना है। आप देखिए कैसे वो विशेष दो आत्माओं की लेन देन थी। और फिर हम जो सुनते भी हैं कि दादी का बहुत सुंदर अनुभव, हमने जो भी दादी हमको बहुत प्यार से सुनाते थे, तो लौकिक में भी दादी जी तो बहुत बड़े परिवार की थी। उस समय के वहाँ की मुखी की भाई उनके मुखी थे और बहुत धनवान, और पोजीशन वाइज, अथॉरिटी वाइज वहाँ सिंध हैदराबाद में, कराची में उनकी बहुत अथॉरिटी थी। तो जब ये बात हुई भी कि उनको इस परिवार में आना है ब्रह्मा बाबा के बड़े बेटे की बहू बनकर, तो उनके परिवार वाले, उनके भाई रेडी नहीं थे, क्योंकि बाबा का व्यक्तित्व तो साधारण था ना। पर ये बहुत बड़ा जौहरी था लेकिन स्वरूप में बहुत बाबा सिंपल थे, साधारण थे। तो सुनते हैं कि उन्होंने थोड़ा उसमें मना किया था, रेजिस्ट किया था कि नहीं नहीं, हम अपने बहन को अपने बहुत बड़े परिवार में देना चाहेंगे। तो बाबा ने कैसे उनको बुलाया, निमंत्रण दिया और फिर अपने सारे खजाने खोलकर उनको दिखाए, क्योंकि स्वरूप बाबा का साधारण था लेकिन बाबा तो भी बहुत बहुत धनवान थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने स्वीकार किया। और फिर भी ऐसे बहुत प्यार से हम सुनते हैं कि कैसे उन्होंने फिर भी 3 कुछ शर्तें रखी थी। मुझे थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी याद नहीं है, बट ऐसे ही शर्तें थी कि मेरी बहन जो इस परिवार में आएंगी उनका हर संकल्प जो उसने सुबह कहा वो शाम तक हो जाना चाहिए। वो जहाँ जाए उसके साथ में एक सहयोगी होना चाहिए।
कभी भी ज़मीन पर उनके पैर नहीं होने चाहिए। तो ऐसे बहुत प्यार से बाबा को दिया, लेकिन बाबा ने भी उनको इतना प्यार से ही परिवार का हिस्सा बनाया। तो जैसे ही बाबा की अवतरण हुआ है शिव बाबा का, और दादी ने बाबा को समझा, पहचाना, उस समय हम सुनते भी हैं परिवार में ब्रजेंद्र दादी जी थे और निर्मल शांता दादी जी थे जिन्होंने बाबा को पहचाना, और उनकी युगल यशोदा माता जी। तो बाबा को पहचानने के बाद कितना बड़ा उस समय, आप सोचिए ये 1936 की बात है, उस समय का समाज, उस समय का वातावरण, और उसमें उन्होंने पहचान लिया कि ये तो परमात्मा का कार्य है और मुझे इस कार्य में अपने जीवन को अभी समर्पित करना है, मुझे इन परमात्मा के इस श्रीमत पर चलना है। इतना बड़ा निर्णय लेना और फिर अपने युगल को भी छुट्टी दे देना कि आपको जैसा भी आपके आगे के संसारिक जीवन जीना है आप जीना, लेकिन मुझे इससे छुट्टी दे दो। और उस समय की बहुत बड़ी बात थी उस समय के समाज के अनुसार। और शांता दादी भी ऐसे ही बाबा के पास आ गई। तो बाबा के पास आने से ही दादी जी को बाबा ने वैसे भी लौकिक में भी बहुत बहुत बाबा का उनके प्रति प्यार था और रिस्पेक्ट था। और हमेशा, क्योंकि उनको इस परिवार में लाने में ही बाबा ने बहुत मेहनत की थी, तो बाबा को पता था कि उनको बहुत प्यार से और आदर से रखा था। और बाबा के यज्ञ का हिस्सा बनने के बाद भी ब्रह्मा बाबा का ब्रजेंद्र दादी के लिए बहुत रिगार्ड था। उन्होंने कभी उनको सामने से नहीं कहा कि आपको ये सब कुछ छोड़ना है या स्वरूप में सिंप्लिसिटी या साधारणता लाना है, नहीं। लेकिन धीरे धीरे दादी जी के व्यक्तित्व में वो सारे परिवर्तन आए। तो शुरू में तो दादी जैसे एक बहू घर में रहती है उसी स्वरूप में रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सारे चेंजेस किए, अपना सब कुछ जो था वो बाबा के यज्ञ में समर्पित कर लिया। तो ब्रजेंद्रा दादी का स्वरूप भी बहुत सुंदर था। जैसे दादी हमेशा उनको, प्रकाशमणि दादी उनको क्वीन कहती थी, ऐसे ही महारानी के रूप में उनके व्यक्तित्व में वो दिव्यता दिखाई देती थी। और वो रॉयल्टी जो है वो हमेशा उनके स्वरूप में दिखाई देती थी। तो मैंने जब ज्ञान माता जी के साथ शुरू किया सेंटर पर आना, तो बहुत छोटी आयु थी, मुझे लगता है 3 या 4 वर्ष की होगी। तो माता जी तो ज्ञान में आए, या उनको उनके लौकिक में उनके लौकिक पति के बहन के द्वारा सत्संग के रूप में उनको बुलाया। और वो जैसे आते गए, तो बच्चा छोटा होता है तो अभी एक ही चाइल्ड है, तो फिर माताएं कोशिश करती कि बच्चे को भी लेकर आए। अब सेंटर पर जैसे हम बहनें हैं, अभी बच्चा कोई कोर्स के लिए आता है तो हम क्या करते हैं, हमको पता है कि बच्चा थोड़ा आवाज़ करेगा तो उसको थोड़ा सा साइड में, या तो थोड़ा समय बहनें ध्यान रख लेती हैं। तो ऐसे ही उस समय भी फिर बहनें और दादी जी ने बहुत पालना दी। तो पता नहीं था कि ये दादी है, लेकिन ऐसे ही कोर्स हुआ, मुरली भी सुनते रहे। और मुझे हमेशा दादी जी के कमरे में, या तो बहनें आपस में जहाँ भी वो अपना कार्य कर रही वहीं पे बैठना, वहीं पे पालना लेने का वो वाइब्रेशन जो है बाबा के यज्ञ का प्राप्त हुआ। और उसके बाद मैंने देखा कि दादी जी के जो व्यक्तित्व में एक पालना का संस्कार था, तो एक रॉयल क्वीन मदर के रूप में तो दादी का व्यक्तित्व था, पालना सबको दादी देते थे। लेकिन हम बहुत छोटे छोटे जो बच्चे थे जो आ रहे थे सेंटर में, नॉर्मली यहाँ भी सेंटर पर, हम वहाँ भी बॉम्बे में भी कोई आते हैं तो हम बच्चों को पालना देते हैं, लेकिन फिर भी समझते ही बच्चे हैं। दादी जी की दृष्टि कभी ऐसी नहीं थी, उतना ही प्यार, उतना ही सम्मान छोटे बच्चों को भी हम देते थे। और फिर हम संडे को बच्चों को दादी पर्सनली मिलती थी, जैसे बड़ों को कोई मिलता है ना, वैसे सबको सोफा पर बिठाकर स्पेशल टाइम देती थी। तो वो जो पालना दादी जी ने हम सबको, उस समय कुछ कुमार कुमारियाँ छोटे छोटे हम सब थे, तो ऑटोमेटिकली वो बीज जो है बाबा के प्यार का, इस यज्ञ के प्रति रिगार्ड का, वो बीज जो है दादी जी ने डाला
ये नहीं कहा सोचा कि ये तो छोटा बच्चा है, छोटी है, इसको क्या समझ में आएगा, इसको क्या समय देना, तो है। लेकिन उतना ही रिगार्ड और एक बहुत प्यार से, उस समय तो हम लोगों को दादी माना हमारी फ्रेंड ही थी, हमने दादी के रूप में कभी उनको नहीं देखा। तो इसलिए एक वो स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप जो है, दादी दादी थी, लेकिन वो छोटे बच्चों को भी, छोटे कुमार कुमारियों को भी दादी ने पालना में इतना सहजता से, प्यार से ऐसा साथ दिया, अपनापन दिया, फ्रेंडशिप जिसे कहते हैं दिया। तो हम सब के जीवन को दादी ने मोल्ड करने में मदद की। मुझे याद है एक छोटी सी बात जिसमें दादी की बुद्धिमानता बहुत बहुत दिव्य बुद्धि वाली थी, जो बाबा कई बार कहते हैं कि सतो प्रधान शुद्ध बुद्धि वाले, तो युक्ति से कैसे समझाना है। तो इसलिए जैसे मैं बहुत छोटी थी तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में शायद पढ़ रही होंगी, उस समय से क्लास सेंटर पर आते थे। उस समय बॉम्बे में बहुत कम सेंटर्स थे, तो बहुत दूर जो है, लौकिक माता जी को तो बहुत लगन थी ही, तो दूर से ही आना होता था। और उस समय थोड़ा परिवार में भी लौकिक में थोड़ा परिवर्तन आए थे, लेकिन लौकिक माता जी ने क्योंकि ज्ञान लिया ही दादी से, तो दादी के जीवन में उन्होंने जो देखा, दृढ़ता, पवित्रता, तो उससे उन्होंने इंस्पिरेशन लिया और उन्होंने भी अपने परिवार में वो पवित्रता का व्रत धारण कर लिया। तो माताएं तो बहुत पावरफुल होती है, नहीं यहाँ भी माताएं बैठी हैं, तो वो जो एक अंदर दृढ़ संकल्प लिया कि नहीं मुझे तो यही जीवन बनाना है, तो उस समय बहुत बड़ा चेंज फैमिली में आया। और वो पालना जो ब्रिजेंद्र दादी ने दी, जो एक साधारणता से एक शिव शक्ति के रूप में उनको चेंज किया, जिसके लिए ऐसे सुनते थे कि माता जी थोड़े बहुत सेंसिटिव थे। तो लौकिक में कहा जाता था कि अगर कहाँ बाहर एक्सीडेंट भी हो जाए तो इनको नहीं बताना, क्योंकि इनके आंख में पानी आ जाएगा, देखेंगे तो घबरा जाएंगे। उस रूप से ये शिव शक्ति स्वरूपा बनाना, जहाँ उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे पवित्रता के ही जीवन को अपनाना है, तो उस समय बहुत बड़ी बात होती थी उस समय। अभी तो सेपरेट होना, डिवोर्स होना साधारण बात है, लेकिन उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। और वो सिंधी परिवार के थे, तो वो कराची और सिंध परिवार से थोड़ा सा कनेक्शन था लौकिक वालों का, तो वो एक मन में भय होता है ना संस्था के प्रति उस समय, तो वो अलग हुए। फिर उस वातावरण में अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना, अपना जीवन बाबा के ज्ञान के अनुसार तो चलाना, लेकिन संपूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट बनना, वो दादी की पालना की शक्ति थी। और क्योंकि दादी के जीवन में वो दिखाई देता था, तो मुझे याद है हम सब छोटे बच्चे थे, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो स्कूल में आए, तो हमको हर संडे मोस्टली दादी मिलते थे। और जैसे अगर टोली आती थी, क्योंकि ब्रिजेंद्र दादी का कनेक्शन बड़ी दादी के साथ बहुत क्लोज था, दादी तो यज्ञ की बहुत इम्पोर्टेंट दादी जी थी। और ऐसे देखा जाए तो ब्रिजेंद्र दादी बड़ी थी ना, शांता दादी और ब्रिजेंद्र दादी, प्रकाशमणि दादी जी तो बाद में आए हैं ना यज्ञ में, ये तो पहले से ही थे। तो बहुत प्यार से उनकी आपस में चिट चैट होती थी। तो ब्रिजेंद्र दादी और सभी बड़ी दादियों को हमने देखा, भले बड़े थे, लेकिन बाबा ने जब से अव्यक्त होने के बाद प्रकाशमणि दादी जी को निमित्त बनाया, तो उनको ही बड़ी दादी के रूप में देखा। कभी ये कोई निर्णय यज्ञ का, कोई भी प्रोग्राम का खुद नहीं लिया, नहीं दादी को पूछना है, बड़ी दादी को पूछना है। आयु में भी ब्रिजेंद्र दादी बड़ी थी, ज्ञान में भी ब्रिजेंद्र दादी बड़ी थी। अगर देखा जाए समय संबंध ब्रह्मा बाबा के साथ, उसमें भी वो ज़्यादा समीप थी। लेकिन ब्रिजेंद्र दादी ने हमेशा प्रकाशमणि दादी को बड़ी दादी के रूप में देखा, कि जो निर्णय लेना है सेंटर का, दादी को पूछो। तो अभी जैसे संतोष दीदी हमारी वहाँ की महाराष्ट्र जोन इंचार्ज है, तो दादी ब्रिजेंद्र दादी संतोष दीदी को बोलते थे कि दादी को पूछो, प्रोग्राम करना है दादी को पूछो। अब दादी को फ़ोन लगाते थे, उस समय तो ट्रंक कॉल होता था, तो प्रकाशमणि दादी कहती थी आप मुझे क्यों पूछ रही हो, उनको डांटती थी, मुट्ठी आप क्यों पूछ रही हो, आपके पास बड़ी दादी, जो बड़ी दादी माना ब्रिजेंद्र दादी जो कहे वो आपको करना है।
लेकिन ब्रिजेंद्र दादी कहती थी नहीं, बाबा ने आपको निमित्त बनाया है, आप बड़े दादी हो, आपको हमें बताना है। आप कहेंगे तो हम ये कार्यक्रम करेंगे, आप हाँ कहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इतना रिस्पेक्ट देना बाबा के यज्ञ को, और जो निमित्त बाबा ने यज्ञ में बनाया है, ये विशेषता कभी ब्रिजेंद्र दादी ने अपने व्यक्तित्व में, अपने बोल में, अपने अनुभव में ये नहीं शेयर किया, अरे मैं तो पहले से ही साकार बाबा के समीप हूँ, मैं तो कभी नहीं। बाबा बाबा वो लौकिक कनेक्शन को मर्ज किया था। जानते सब थे, आदि दृष्टा थी, दादी ने अपने आप को हमेशा स्टूडेंट, और बड़ी दादी को ही हमेशा यज्ञ की दादी निमित्त है, दादी को पूछना है, दादी। तो दादी उनको हमेशा, कोई भी आबू से आए तो चिट्ठी तो उनकी हर कुछ 2-3 दिन में आती थी, लेकिन टोली भी भेजती। तो जब इनफ टोली होती थी तो सब क्लास वालों को जाती थी, और अगर कम है तो हम कुमार कुमारियों को मिलती थी। तो इसलिए दादी का बहुत प्यार मिलता था। तो हर एक की पर्सनल, हमारे पढ़ाई करते समय स्कूल में हम क्या कर रहे हैं, हर चीज़ में दादी हमारा समाचार पूछकर उसमें कैसे हमें बाबा के इस ज्ञान को, इस योगी जीवन को आगे बढ़ाना है, वो गाइडेंस देती थी। तो वो इन्वॉल्व होकर हमको बहुत प्यार से वो फाउंडेशन मजबूत कराती थी। तो मुझे याद है, मुझे बस आई थिंक 10th पूरा हुआ था और जस्ट फर्स्ट ईयर 11th में प्रवेश हुआ था। तो बहुत बड़ा चेंज होता है बच्चे के जीवन में, क्योंकि सीधा स्कूल से कॉलेज एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, और दिल्ली है, सिटीज़ है, तो हम समझते हैं वातावरण कॉलेज का कैसे है। अभी तो और भी है, लेकिन पहले तो भी वातावरण तो चेंज होता था। तो थोड़ा फ्रीडम स्पेस मिल जाता है बच्चे को, तो वो जैसा चाहे अपने आप को, फ्रीडम को यूज़ करता है। तो मुझे याद है कि मैं भी थोड़ा उस समय 11th में आ गई थी, तो थोड़ा वो फ्रीडम के वजह से वातावरण जो है, फ्रेंडशिप जो है, वो इन्फ्लुएंस तो हमें करता है। तो मुझे याद है मैंने अपने नेल्स जो है वो बढ़ा दिए थे, हाथ में जो नाखून होते हैं ना, तो वो थोड़ा बढ़ाकर उसको अपने रूप से सजाना करना। और मैं समझती थी कि मैं तो चतुर हूँ, तो जब भी मुझे दादी के पास से टोली लेनी है तो मैं ऐसे हाथ कर लूँगी, दादी को दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे बच्चे को ऐसे लगता है, तो मैं दादी के पास उसके बाद भी टोली के लिए या कभी आती तो दादी ने कब देखा होगा, दादी ने मेंशन कभी नहीं किया, तो मैं बहुत खुश थी कि दादी को तो पता ही नहीं पड़ा। क्योंकि दादी हमारी फ्रेंड थी हम सब कुमार कुमारियों के लिए। तो एक दिन मेरे को याद है कि गुरुवार जो है, मदर हमारे लौकिक में भी टीचर थे, लेकिन ज्ञान योग में बहुत पावरफुल अभी भी हैं। तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट रहे हमारे साथ। वैसे भी एक ही पेरेंट होता है तो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो कॉलेज में से अगर हम थर्सडे को मैं नहीं गई सेंटर, तो उस दिन साइलेंस, कुछ भी बातचीत नहीं होगी, टीवी भी नहीं ऑन होगा, कुछ बातचीत भी नहीं होगी। तो एवरी थर्सडे मुझे जाना ही है। तो उस दिन जब शाम को मैं गई हुई थी, तो वहाँ भोग के बाद गीत जैसे बजता है, तो वहाँ अभी भी हमारी माला दीदी है, तो माला दीदी को कहा होगा दादी ने कि इसको अंदर बुलाना। तो मुझे कहा कि दादी आपको याद कर रही है। वहाँ हम ब्रिजेंद्र दीदी कहते थे, दादी जी नहीं कहते थे, दीदी कहते थे। तो कहा दीदी आपको बुला रही है, तो हम अंदर गए, और हमारे लिए ब्रिजेंद्र दादी ने याद किया, हम कोई भी कुमार कुमारी को माना, इट वॉज अ ब्लेसिंग। बहुत बड़ा एक अनुभव था कि दादी ने बुलाया है। जैसे ही मैं गई, दादी ने बहुत प्यार से बात की, समाचार पूछा, और फिर एक बहुत अच्छी बात कही। दादी ने कहा आपको पता है, आपको जब दादी देखती है तो दादी आपके चेहरे को देखती है, तो दादी को वो समय याद आता है जब यज्ञ में आदि में मम्मा आई थी। तो मम्मा भी ऐसे ही बहुत स्वरूप उनका अच्छा था, दिव्यता, और वो कुमारी थी, छोटी थी ना मम्मा, 16-17 साल की। तो इसलिए दादी को वो याद आता है। लेकिन आपके पास एक ऐसी निशानी है जिसकी वजह से दादी को एक दूसरा चित्र याद आता है। तो हम जानते हैं कि जब हम 7 डेज कोर्स में एक सृष्टि चक्र एक्सप्लेन करते हैं, उसके साथ साथ एक चित्र है ना जिसमें कुंभकर्ण दिखाते हैं, और कुंभकर्ण के ऊपर सारे सृष्टि को वो असुर के हाथों में दिखाया है। तो उसमें बड़े बड़े नाखून हैं।
तो दादी ने कहा कि आपने ऐसी निशानी रखी है जिसकी वजह से दादी को वो चित्र याद आता है, तो वो निशानी को आप निकाल दो ताकि आपको देखकर दादी को सिर्फ मम्मा का वो आदि स्वरूप याद आए। अब आप सोचिए कि कितना सुंदर रूप से दादी ने हमें अटेंशन भी दिलाया, उससे फ्री भी कराया, लेकिन कितना ऊंचा स्वमान, बहुत बुद्धिशाली। तो उस समय के बाद आप सोचो कोई भी कुमारी को अगर ये बाबा की तरफ से डिसीजन मिलता है तो वो तो ऑटोमेटिकली उसके दिल में होगा कि कोई भी ऐसी लौकिक चीज मेरे पास मुझे रखनी ही नहीं है। तो वो दिव्यता जो दादी में थी और बहुत बुद्धिशाली, हर एक आत्मा को बाबा से कैसे और जोड़ना है, कैसे मजबूत बनाना है, और हर एक के प्रति वो एक शुभ भावना जो हमने देखा सभी दादियों की है, लेकिन ब्रजेंद्र दादी को बहुत, हर एक हम छोटे छोटे जो भी कुमार कुमारी थे उनके लिए शुभ भावना। और फिर उस समय, अभी तो मुझे लगता है कम है, लेकिन उस समय हम हर मई जून में सभी जो बीके बाबा के बच्चे हैं उसके कुमार कुमारियाँ जो होते थे, वो माउंट आबू में हमारा एक चिल्ड्रन कैंप होता था, अभी भी होता है, लेकिन अभी जैसे नए लोगों के लिए, नए बच्चों के लिए ज़्यादा होता है। उस समय सिर्फ बीकेस के लिए होता था, बीकेस के बच्चे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो वो प्रोग्राम हर मई जून में होगा, और उसमें उस समय जहाँ सब जगह से आते थे, तो पांडव भवन क्या, नीचे शांतिवन वगैरह तो था नहीं, तो उस समय वो 200 भी होंगे या 200 ही मैक्सिमम हो सकते थे बच्चे, मुझे क्योंकि कैपेसिटी रहने की तो उतनी ही थी पांडव भवन की। तो वो आपस में फिर अलग अलग स्थान से हैं तो कंपटीशन होंगे, प्रोग्राम्स करते हैं, तो हर सेंटर से बच्चे कुछ ना कुछ तैयारी करके जाते थे। तो वहाँ साइंस सेंटर से भी हम जो बच्चे जाएंगे तो दादी पर्सनली वो क्या तैयारी किया है, क्या वहाँ डांस करेंगे, ड्रामा करेंगे, ये पर्सनली देखती थी। और जैसे मुझे याद है कि उस समय छोटेपन में जैसे बहनें हैं वो कैसे कुमार कुमारियों को इनकरेज करते हैं, तो मुझे भी बोलने के लिए, जैसे एक स्पीच देने के लिए इनकरेज किया गया। दादी पर्सनली हर चीज़ समझाती थी कि ऐसे बोलना है, ये करना है। तो एक पर्सनल जो अटेंशन दादी की शुभ भावना होती थी हर एक आत्मा के, उसके निजी जीवन में वो और कैसे आगे बढ़े और कैसे अपनी स्पिरिचुअल स्टेज को भी बनाए और उसकी विशेषताएं यज्ञ में कैसे यूज़ हो। तो वो शुभ भावना जो थी, मैंने, मुझे याद है कि जब भी उस समय कोई, हम पढ़ाई में भी थोड़ा मदर स्ट्रिक्ट थे तो पढ़ाई का पर अटेंशन बहुत देना होता था और मुझे भी अच्छा लगता था। तो स्कूल में से जो भी रिजल्ट होगी तो पहले हम दादी को ही बताते थे, क्योंकि हमारे लिए पेरेंट्स के रूप से भी ज़्यादा दादी थी, इतना पालना दादी ने दिया था। तो हम सभी कुमार कुमारियाँ उनसे बहुत जुड़ी थी, कोई भी बात है तो हमें दादी से पूछना है, दादी ने कहा हमारा लास्ट वर्ड है। तो इसलिए दादी को आकर हम रिजल्ट सुनाते थे, तो दादी क्या करती थी फिर क्लास के बाद ही जो भी उस समय निमित्त भाई होंगे जो भी सेवा के लिए, वो सबको बुलाकर उस बच्चे को इनकरेज करती थी, देखो इसने बहुत अच्छी रिजल्ट आई है, इसके इतने मार्क्स है, ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगी। तो ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं दिलाती थी। तो कैसे हर एक आत्मा की पालना करनी है वो दादी ने जैसे करके हम सबको सिखाया। और फिर क्रिएटिव बहुत थी, मुझे याद है कि शुरू शुरू में तो दादी मुरली सुनाती थी, और कुछ समय के बाद दादी जब मुरली सुनाती थी तो आप सोचिए, दादी का तो बाबा के साथ साकार में कनेक्शन था ना, तो जो भी मुरलियाँ सुना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो मुरली साकार में भी सुनी है बाबा से, तो उनको तो बहुत सारी बातें, स्मृतियाँ आ जाती थी, क्योंकि बाबा साकार की कई बातें बताते थे। तो दादी जब वो कोई भी अनुभव शेयर करना शुरू करती थी तो समय नहीं मालूम पड़ता था, तो 7 से 8 का, 8:15, 8:30, 9 भी बज जाते, और सुनने वाले भी एक भी कोई उठेंगे नहीं वहाँ से, क्योंकि हर अनुभव में बहुत शक्ति थी। और जो भी ऐसे लगता था हम भी बाबा के सामने, तो दादी को लगता था नहीं ये राइट नहीं है, वीकडे में मैं ऐसे लेट करती हूँ, ये राइट नहीं। तो दादी ने अपने आप के लिए कहा कि दादी मुरली नहीं सुनाएगी वीकडे में क्योंकि दादी समय की पाबंदी नहीं रखती।
तो इतना सेल्फ डिसिप्लिन कह करना, और उस समय से ही उन्होंने संतोष दीदी को ही जिम्मेवारी दी। संडे को दादी मुरली सुनाती थी। कुछ समय के बाद दादी ने वो भी बंद करके कहा वो सुनाएंगे संतोष दीदी। तो कैसे एक सक्सेशन प्लान आप देखिए, शुरू से ही दादी ने संतोष दीदी को आगे बढ़ाया, औरों को आगे बढ़ाया, ताकि कार्य जो आगे भी निर्विघ्न होता रहे। जोन के लिए भी दीदी को ही भेजते रहे। तो संडे हम सब जैसे अभी यहाँ हॉल में बैठे, उस समय छोटा वहाँ साइन का हॉल था, तो दादी संतोष दीदी मुरली सुनाते थे, और मुरली पूरा हो हम सब वेट करते थे, बस मुरली पूरा हो और हमको पूरा टर्न होना है, क्योंकि पीछे दादी बैठे रहते थे। तो हम सब टर्न जल्दी जल्दी होकर दादी को फिर हम देखते थे, और दादी कोई ना कोई हमसे मुरली के आधार से चिट चैट करती थी। तो बहुत सारी बातें सुनाती है, लेकिन मुझे एक बात याद है कि एक बार मुरली में बाबा ने सत्युग की दुनिया का बहुत सुंदर वर्णन किया था। तो दादी ने हम सबको कहा, चलो आज सब लोग को पेपर दो और सब अपना ये बनाए, ड्राइंग बनाए कि हमारा सत्युग में पैलेस कैसा होगा। हम सबको बाबा ने, दादी ने कहा कि अभी आप आर्किटेक्ट बन जाओ अपना ही, और बनाओ कैसे आपको सत्युग में अपना पैलेस चाहिए। तो इतनी क्रिएटिविटी दादी में थी कि हर मुरली से कुछ ना कुछ ऐसा नया शेयर करना, हम बच्चों की बुद्धि को बाबा से और जोड़ना, सुंदर अनुभव शेयर करना। तो वो एक जिसको कहें कि बुद्धिवानों की बुद्धि तो बाबा है ही, लेकिन दादियों ने बाबा के साथ बुद्धि का योग लगाकर अपनी बुद्धि को भी इतना दिव्य और सतो प्रधान बनाया था। क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रजेंद्रा दादी ब्रह्मा बाबा के लौकिक बेटे की बहू थी, और फिर उसके बाद बाबा के यज्ञ में आ गई। वो तो ज्ञान में चले नहीं, बेटे वो थे लेकिन चले तो नहीं, वो ज्ञान में पहचाना नहीं। तो उसी समय आई थिंक कराची में ही छुट्टी ले ली थी उन्होंने, और उन्होंने फिर दूसरी मैरिज कर ली थी। तो उसके बाद सब, तो पार्टीशन के बाद सब भारत में ही आ गए, और वो भी बम्बई में ही आ गए थे, शायद साउथ बॉम्बे में कहाँ थे। और उसके साथ फिर कुछ समय के बाद नारायण दादा भी वहीं थे। तो शायद उसके बाद उन्होंने कोशिश की एक बार मिलने की, या कुछ सेंटर पर आए थे, ऐसे अनुभव सुनाते हैं कि साइंस सेंटर में, तो आके पूछा कि ऐसा ऐसा है। तो दादी को पूछा, तो दादी ने कहा उनको कह दो कि वो ब्रिजेंद्रा मर चुकी है। तो इतना पावरफुल था। फिर उन्होंने फ़ोन पे भी शायद उस समय बात करने की कोशिश की कि भाई मुझे आपको मिलना है। तो दादी ने कहा क्यों मिलना है? तो कहा कि मुरली सुनना है। तो कहा बहुत सारे सेंटर्स हैं बम्बई में, आप मुरली सुनने वहाँ जा सकते हैं। तो बहुत दृढ़ता थी दादी में, बहुत नष्टो मोहमना, वो लौकिक को पूरा परिवर्तन किया, तो वो दृष्टि समाप्त हो चुकी थी। यहाँ तक कि उनके 2 लौकिक में बेटे थे, बाबा के उस समय के सिंध हैदराबाद में ही 2 बच्चे थे, और दादी तो बाबा की बन गई, तो वो दोनों बच्चे तो लौकिक पिताजी के साथ ही थे। और शायद कोई कारणों से एक बच्चे का तो शरीर शांत हो गया था वहीं पे कराची सिंध में ही। एक बच्चा यहाँ भारत में था जब ये पार्टीशन के बाद, यज्ञ 50 के बाद यहाँ शिफ्ट हुआ है। और वो बच्चा बाद में फिर नारायण दादा आप जानते हैं ना, बाबा का छोटा बेटा, उनके साथ ही रहता था। और उनकी तबीयत भी कुछ समय के बाद बहुत खराब हो गई। उनको स्मॉल पॉक्स हुआ था, उस समय स्मॉल पॉक्स की दवा नहीं थी, और बहुत उनको ठीक नहीं था। तो जब ये मैसेज गया बाबा के पास, तो बाबा ने फिर ब्रिजेंद्रा दादी को इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको जाकर उनकी सेवा करनी। तो फिर बाबा के डायरेक्शन की वजह से दादी हॉस्पिटल गए, और फिर कुछ समय तक उन्होंने उनकी सेवा की। और उस बच्चे की तो तबीयत ठीक थी ही नहीं, तो जब डॉक्टर आते थे तो लास्ट में फिर एक दिन जब डॉक्टर ने बताया कि ये बच्चा जो है इस ठीक नहीं हो सकता, इसके ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बाबा को बता दूंगी। तो डॉक्टर को पता था कि मदर है, तो उसने जब देखा कि दादी के चेहरे में कोई अंतर नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था, कोई बात नहीं थी, तो उसने बाद में जो कोई और परिवार के सदस्य आए थे,
और कोई और थे तो उनको पूछा कि ये उनकी सगी माँ है। क्योंकि दादी इतना प्यार से सेवा कर रही थी, लेकिन निमित्त बनकर, ये नहीं कि ये मेरा बेटा है, बाबा ने इनकी सेवा के लिए मुझे भेजा है। तो वो 100% जो चेंज है, लौकिक को अलौकिक, जो ब्रह्मा बाबा ने किया, वो हमने देखा ब्रिजेंद्र दादी ने 100% फॉलो किया। लास्ट में उसने शरीर भी दादी के ही गोद में शरीर छोड़ा है, और बहुत प्यार से दादी ने उनकी सेवा की, जैसे कोई भी आत्मा की सेवा करें, और लास्ट तक बाबा की याद उनको दिलाई। तो उस रूप में हमने देखा कि प्रैक्टिकल में जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, वैसे ही नष्टमोहा प्रैक्टिकल रूप में दादी रहे कि पूरा बेहद में सारा परिवार ही, विश्व ही मेरा परिवार है, ब्राह्मण परिवार ही मेरा परिवार है। तो उस रूप से वो स्मृति भी नहीं थी, न याद था, न पूछा। दादी को पता था कि है वो, लेकिन कभी पूछा नहीं, कांटेक्ट नहीं किया कि भाई बेटा कैसे होगा, ये क्या। वो स्मृति विस्मृति हो गई थी। एक दादी बाबा ने कहा तब सेवार्थ गए, और फिर उसके बाद भी शरीर छोड़ा, तो वो भी जो भी आगे करना था वो बाबा की सेवार्थ, बाबा की श्रीमत अनुसार किया। तो बहुत दादी ने अपने जीवन में बाप समान, ब्रह्मा बाबा समान बनने के लिए वो समानता, वो पुरुषार्थ में बहुत समीपता से, बहुत इजीली दिखाई देता था। और जैसे अपने आप को भी कितना डिटैच करती रही कारोबार से, सेवाओं से। लास्ट में दादी जैसे एक दिव्यता की मूर्त बनकर सिर्फ ब्लेसिंग दे रही थी। उस समय जो भी आत्माएं, चाहे नॉन बीकेस हो, बीकेस हो, जो भी उनके व्यक्तित्व के समीप आते थे, उनको उनसे जो दिव्यता के वाइब्रेशंस मिलते थे, बहुत बहुत शक्तिशाली। दादी के साथ बाबा का पार्ट जो है, ब्रह्मा बाबा तो चलो लौकिक में भी समीप, फिर अलौकिक में भी समीपता थी, बहुत प्यार था, बहुत पालना दादी के को दिया था। लेकिन कोई लौकिक अलौकिक में भी दादी के साथ पार्ट था बाबा का एक, जिसको प्यू कहते हैं, यज्ञ की हिस्ट्री में है। तो उसमें बाबा की बहुत समीपता से दादी को वो पाठ हुआ था, जहाँ बाबा ने उनको कोई विशेष पालना दी थी। तो वहाँ बाबा ने कुछ अनुभव उनको दिए थे, उन कुछ बाबा के यज्ञ के लेसन्स जो है पक्का किए थे। जैसे एक बात दादी सुनाती थी कि यू जब है वो बाबा की प्रवेशता होती थी किसी और में, तो वो उस समय जो पाठ था, तो उस समय दादी को कहा कि भाई ये दीवाल है, तो बाबा कहता है कि इस तारीख में ये दीवाल टूट जाएगा, लेकिन उस तारीख के बाद ये दीवाल टूटा नहीं, तो क्या कहेंगे। तो दादी हम सबकी टेस्ट लेती थी। क्या कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। बाबा ने तो कहा कि टूट जाएगा, लेकिन वो समय आया, उसके बाद भी टूटा नहीं, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। तो हम सब ने तो पहले कहा नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता है, बाबा ने कहा तो वो ही होगा ही। लेकिन दादी ने कहा नहीं, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा में वो निश्चित जब होगा तब होगा, ड्रामा कल्याणकारी। बाबा का पार्ट था बोलना, लेकिन ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा में जो होगा, जब होगा वो, तब ड्रामा में वो निश्चित होगा। अभी नहीं है ड्रामा में, इसलिए नहीं हुआ। तो कैसे बाबा ने अपने पार्ट से भी ड्रामा को आगे रखा। मुरलियों में भी हम देखते हैं ना, बाबा ड्रामा को थोड़ा आगे रखता है। बाबा कहता है मैं भी अपना ड्रामा नहीं चेंज कर सकता हूँ, मुझे भी पार्ट लेना है, मुझे भी प्ले करना है, इसलिए आप इस पार्ट से नहीं निकल सकते। तो बहुत सूक्ष्म बात थी, लेकिन ड्रामा को आगे रखना वो बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं, हमें मालूम है बाबा ने कहा है कि अब बच्चों को मदद मिलेगी, बच्चों को साथ मिलेगा, अभी परिस्थिति परिवर्तन हो जाएगी, लेकिन कोई कारण से कोई समय पर हमें मदद उस रूप से परिस्थिति में नहीं मिली। स्थिति में तो मिलती है, परिस्थिति वैसी रही, बाबा की याद की वजह से भी वो आत्मा, शरीर हील नहीं हुआ, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो क्वेश्चन मार्क आता है ना, बाबा की मदद क्यों नहीं मिली। ड्रामा
कल्याणकारी है। ड्रामा में जो निश्चित है वो कल्याणकारी है। तो ड्रामा को आगे रखना, तो ये जैसे बाबा ने उनको जो ऐसे सुंदर अनुभव दिया था, तो दादी हम सबको भी चेक करती थी और हम सबको भी खेल कराती थी। तो उस रूप में बाबा ने कहा होगा, लेकिन ड्रामा उस समय 76 में भी ये हुआ था, विनाश विनाश की बातें, और फिर विनाश हुआ नहीं। तो वो समय पर ज़रूरी था वो वातावरण लहर, क्योंकि वैराग्य तो आना ही है, लेकिन फिर भी ड्रामा अनुसार नहीं हुआ उस समय विनाश, क्योंकि बच्चे भी तैयार नहीं थे। तो ड्रामा का महत्व जैसे दादी ने बहुत प्यार से हम सबको अपने उन अनुभव से सुनाया, तो बहुत समीपता ब्रजेंद्र दादी की यज्ञ के साथ तो थी ही, लेकिन ब्रह्मा बाबा से और शिव बाबा के साथ बहुत समीपता थी। और उनके अव्यक्त होने के बाद मैं बहुत लकी थी कि मैं लास्ट जैसे कन्या थी जो उनके थ्रू सेंटर पर आई। तो मुझे लगता है मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया था, और जैसे मई और अप्रैल, मार्च अप्रैल में हमारी लास्ट टेस्ट होती है, जो भी कॉलेज के मुझे लगता है यहाँ भी ऐसे ही करिकुलम होता है कि मार्च अप्रैल में लास्ट टेस्ट हो जाता है, और फिर बच्चे जो हैं छुट्टी पर चले जाते हैं। फिर उनका नेक्स्ट जून में कॉलेजेस शुरू होते हैं या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में शुरू होते हैं। तो ये पूरा 15th जो है, मैं 15वीं पढ़ रही थी, तो मैं थोड़ा माउंट आबू नहीं गई थी। मुझे लगता है बाबा मिलन का या जो भी पार्ट था उसमें मैं नहीं गई थी। और लौकिक मदर जो है सेवा में बहुत अच्छी तरह सहयोगी थी। तो ब्रजेंद्र दादी ने उनको कहा, उस समय तो पांडव भवन में ही जो हमारे प्रोग्राम्स होते थे, शिविर होती थी। तो उस समय बड़े प्रोग्राम माना शिविर होती थी, और हर एक जैसे विंग्स बनते हैं ना, वैसे अलग अलग 200 लोग अलग अलग शिविर, जैसे लॉयर्स हैं, कहाँ कोई और आर्टिस्ट हैं, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स भी जाते थे। तो उस समय कोई ऐसा ग्रुप जा रहा था, तो ब्रजेंद्र दादी ने हीरू बहन को, मदर लौकिक जो है, उनको जिम्मेवारी दी कि आपको जाना है निमित्त बनकर। तो कहा अब मैं तो अकेली रह नहीं सकती, तो कहा दीपा को भी आप लेके जाओ, क्योंकि वैसे भी ये साल वो गई नहीं है। तो मैं बहुत खुश थी कि मधुबन जाने का मौका मिलता है। तो फिर जाने की टिकट थी, और 1 वीक जो गेस्ट रहते हैं उसके बाद तो निकलना था। तो उनके साथ भी कोई गेस्ट थे, लौकिक मदर को, जो हीरूबेन को तो संभालना था। तो मैं वो 1 वीक क्या करूँगी, तो फिर इसलिए जैसे वहाँ पहुँचे तो देखा कि सेवाएं हैं। तो उस समय हमारी शांतमणि दादी सेवाधारियों के लिए जिम्मेवारी थी उनकी। तो एक और कन्या जो है ना, स्कूल में भी मैं उस कॉलेज में वो बच्ची वो ज्ञान में चलती थी, वो कन्या वहाँ थी। तो जैसे देखा तो उसने कहा आप सेवा करेंगे, तो मैंने कहा जरूर। तो मुझे लेके गए थे, और वो शिविरार्थियों की जो सेवा के लिए पालू दादी निमित्त थे, जो पालू दादी हमारे संगम भवन में अंत तक रहे। तो उन्होंने मुझे पूछा आप सेवा करोगे, मैंने कहा ठीक है। तो सर्विंग, हम जैसे छोटी कुमारियाँ थी, तो हर शिविरार्थी जो भोजन करेंगे उनको सर्व करना, ये करना। तो वो 1 वीक मैं उस सेवा में रही। अब जाने का समय आया तो फिर मेरा तो मन नहीं था, तो दादी ने कहा कि आपको रुकना है तो रुक सकते हैं। तो हीरू बहन ने तो छुट्टी दे दी, और ओम प्रकाश भाई जी टिकट निकालते थे, तो वो थोड़े नाराज़ हो गए कि टिकट कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि उस समय कंफर्म टिकट है। तो फिर 1 महीने के बाद एक दूसरी जो मेरी फ्रेंड थी, जो सेम कॉलेज में पढ़ती थी, वो जा रही थी, तो उनके साथ टिकट कर लिया। 1 महीने के अंदर तो ये सेवा तो थी ही, फिर और दूसरी 2-3 सेवाएं, जैसे शीलू दादी बहन है, तो वो फॉरेनर्स को संभालते थे। तो उस समय फॉरेनर्स थोड़े होते थे, क्योंकि सीजन नहीं होता था, लेकिन थोड़े थोड़े आते थे मधुबन में अपने अपने समय पर, तो उनका ट्रांसलेशन करना था, तो वो सेवा थी। और फिर उस समय विंग्स बने थे, तो एक पंकजा बहन करके उस समय हमारे ऑफिस को संभालती थी। उस समय कम्युनिकेशन के माध्यम टेलीप्रिंटर, टीपी ऑफिस कहते थे, वो होता था। तो उस समय ये फोन्स वगैरह नहीं थे, मोबाइल वगैरह नहीं था। तो माउंट आबू और अहमदाबाद के साथ ये टीपी कनेक्टेड था, तो उसमें बिना खर्चे आप मैसेजेस भेज सको। और सारा हमारा जो खरीदारी होती थी सब कुछ अहमदाबाद से, बड़े चाहे कंस्ट्रक्शन का कुछ भी है,
तो वो ऑफिस में वो दीदी संभालते थे और वहाँ ही उनको सब ये विंग्स जो हैं उनकी जो भी मंथली सब्सक्रिप्शन है ये सब कुछ शुरू हुआ था अभी। तो 85 में सारे विंग्स बने थे, तो धीरे-धीरे एक-एक विंग बन रहा था, तो वो सब्सक्रिप्शन के रिसीट्स करने थे, तो वो भी सेवा थी। तो करीब 1 महीने के अंदर बाबा ने अलग-अलग प्रकार की सेवा में, जैसे एक छोटी कुमारी होती है तो उसको इन्वॉल्व कर लिया था। और फिर मैं 1 महीने के बाद भी नहीं गई और वहाँ रुक गई थी 3 साढ़े 3 महीने के लिए। तो वो अनुभव में जैसे फ़ील हुआ कि यही मुझे करना है। और बाबा जैसे अपने कमरे में भी मुझे एक ही संकल्प देता था कि आपको आना है। अब हम तो अपनी बुद्धि यूज़ करेंगे, तो मैं कहती थी कि नहीं, मैं तो एक ही चाइल्ड हूँ, तो मैं तो बेटा भी हूँ, मुझे तो अर्न भी करना है, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, मुझे मदर की संभाल करनी है। तो बाबा तो बुद्धिवानों की बुद्धि है, तो बहुत अच्छा जवाब बाबा देता था। तो मुझे याद है ये जवाब बाबा का बहुत सुंदर था। बाबा ने कहा, अच्छा आप संभालेंगी अब लौकिक मदर को? मैंने कहा हाँ, मैं संभालूंगी। तो बाबा ने कहा अच्छा। जब ये जीवन में बड़ी परिस्थिति आई, क्योंकि जब बाबा के ज्ञान में पक्के चले लौकिक मदर, तब उनके परिवार में जैसे बताया कि परिस्थिति, तब किसने संभाला? आपने संभाला। मैं तो खुद ही 3-4 साल की थी, तो क्वेश्चन ही नहीं। तो बाबा ने संभाला, उनको भी संभाला, आपको भी संभाला, तो बाबा भी नहीं संभालेगा? तो मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, बाबा का प्लान मेरे लिए डिफरेंट है और बाबा ही संभालेगा। तो फिर वहाँ ही चिट्ठी लिखी, उस समय मोबाइल की तो बात ही नहीं था, तो वहाँ चिट्ठी लिखी ब्रिजेंद्र दादी को। पहली चिट्ठी में अनुभव लिखा, सेकंड चिट्ठी में डिसीजन लिखा कि मुझे जीवन ये समर्पित करना है। थर्ड चिट्ठी में लिखा कि आपको लौकिक मदर को कन्विंस करना है, नहीं तो मैं आऊँगी नहीं मधुबन से, क्योंकि मुझे मालूम था कि आने के बाद शायद वो कन्विंस हो नहीं हो। ऐसे तो ज्ञान में थी, उन्होंने बचपन से पालना दी थी, लेकिन उनको जब पता पड़ा तो उन्होंने एक बार एक चिट्ठी लिखी मधुबन में कि आप जो भी निर्णय ले रही हो, खुद को पहले अपने आप को मेरे लाइफ में, मेरे शूज़ में, मेरे जीवन में रख के फिर निर्णय लेना। क्योंकि वो भी बहुत छोटी है ना, मैं तो बहुत 3-4 साल की थी जब वो भी उस रूप से तो अकेले ही हो गए थे बाबा के साथ जीवन से। अब जैसे लगा कि अभी बच्ची बड़ी है तो अभी साथ का अनुभव होगा, तो मैं डिसीजन ले रही हूँ कि मुझे जाना है, तो इसलिए उन्होंने कहा। लेकिन उस समय बाबा ने बहुत अच्छा अनुभव कराया और मुझे बहुत अच्छी तरह से डिटैच कर लिया। है ना, मैं वो चिट्ठी पढ़ के भी जैसे कि ये किसी और की चिट्ठी है, मेरे साथ कोई कनेक्शन नहीं है। शुभ भावना थी, लेकिन ये डिसीजन था, इसलिए दादी को लिखा, मैं आऊँगी नहीं वापस दादी, जब तक आपने हीरू बहन को कन्विंस नहीं किया है। तो ब्रिजेंद्र दादी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और संतोष दीदी ने। और वैसे भी लौकिक मदर को ज्ञान में पक्के चलना है, वो तो पक्का था, सेंटर पे उस समय जाना है, वो उन्होंने मुझे हिम्मत करके डिसीजन मदद किया। और फिर मैं वापस आई भी, दादी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मुझे लगता है ये अगस्त एंड में मैं आ गई थी। और फिर 3 महीना सितंबर में 15 डेज़ मैं दादी के पास रोज़ जाती थी। और उन 15 दिनों में ही दादी ने बहुत बल भी भरा। और 15 सितंबर दादी ने कहा कि दादी को उस समय बहुत अंदर से खुशी था कि ये इस इंस्ट्रूमेंट को मुझे विदेश भेजना है, क्योंकि मैं थोड़ा कॉन्वेंट में एजुकेटेड थी, तो उनको लगा कि इंग्लिश का अच्छा विशेषता है तो आपको विदेश भेजेंगे। लेकिन दादी, जानकी दादी उस समय दिसंबर में आती थी मधुबन में, फॉरेनर्स का तभी टर्न होता था, क्रिसमस वगैरह। तो कहा मैं दादी को उस समय भेजूंगी आपको, तो तब तक 2-3 मास थे, तो आपको पार्ला भेजती हूँ, वहाँ ट्रेनिंग अच्छी होगी, क्योंकि फॉरेनर्स का आना जाना वहाँ उस समय होता था, जो भी बॉम्बे में लेन देन है, तो इसलिए वहाँ भेजा। तो मुझे लगता है 15 सितंबर में गई हूँ। और दादी ने थोड़े 1 मास के बाद दादी की तबीयत खराब हो गई थी अक्टूबर में, और 1 जनवरी 90 दादी ने अव्यक्त हुए। और उसके बाद, उस समय के बाद जो हमने दादी के बहुत सारे संदेश आए, उसमें रियलाइज़ मैंने खुद पर्सनली किया कि दादी कौन थे। तो हमें जो इतना प्यार से दादी ने हम सबको एक
सहयोग पालना दी थी, इतना समीपता और सरलता से, लेकिन दादी तो यज्ञ की बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट थी। और फिर उस समय एक कमल सुंदरी दादी जी थे, तो उन्होंने संदेश में एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि बृजेंद्र दादी का और ब्रह्मा बाबा का कनेक्शन हर सारे कल्प में, हर जन्म में है, बहुत समीप संबंध होगा और सतयुग के में भी उसके पहले भी समीप संबंध होगा। तो ऐसे बहुत सुंदर दादी बाबा की मैसेज भेजा था कि दादी बृजेंद्रा सतयुग के लिए ब्रिज बनाने गई है। और ड्रामा अनुसार वहाँ साइन में बहुत बड़ा ब्रिज है और वो बृजेंद्र दादी को डेडिकेट किया हुआ है। बृजेंद्र दादी के नाम से वो बहुत बड़ा ब्रिज वहाँ है। दादी जी बिल्कुल श्रीमत बाबा ने, ये सेंटर जो था साइन का ब्रह्मा बाबा के समय का था, तो साकार बाबा ने दादी को वहाँ भेजा था। वो जो सेंटर है उसके बाजू में बहुत बड़ा हाईवे जैसा है, तो वहाँ बहुत ट्रक्स का आना जाना स्पेशली रात को होता है। तो जैसे अभी यहाँ तो है ही, स्मॉग बहुत होता है ना, तो वहाँ भी बहुत उस समय होता था। तो बॉम्बे के और स्थानों पर नहीं, लेकिन यहाँ ज़्यादा होता था और दादी को अस्थमा था। तो बहुत कहते थे सभी दादी को, दादी आप वहाँ साउथ बॉम्बे में गाम देवी जाइए, यहाँ जाइए। दादी कहते बाबा ने यहाँ दादी को रखा है। तो कभी भी दादी ने सेंटर जहाँ बाबा ने रखा, जैसे भले ही तकलीफ था शरीर को, बाबा ने कभी दादी का संकल्प नहीं कुछ चला कि नहीं मैं बाबा को पूछूं करूँ, नहीं, बाबा को पता है, बाबा ने रखा है, तो बाबा ने जो कहा वही करना है। और फिर पूरा ही निमित्त तो दादी थे ही, और जब अव्यक्त हुए उसके बाद भी हम देखते हैं हमारी हर एक दादी जी ने बहुत यज्ञ को अभी भी पालना दे रही हैं। तो इसके बाद फिर मैं विले पार्ले में आई, तो जैसे बताया कि विले पार्ले में दादियों का आना जाना शुरू से ही था। मैं तो बहुत लकी थी कि मैं उस समय आई जब वो आना जाना चल रहा था। और बड़ी दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी और गुलजार दादी का भी 88 में सर्जरी हुई बॉम्बे में। उस समय से फिर हर 6 मास या 1 साल में दादी का वहाँ आके रहना, सब चेकअप कराना। और प्रकाशमणि दादी जी को भी कहाँ भी अगर बॉम्बे से कोई भी उस समय ऐसे, मुझे याद है जो फ्लाइट्स का सिस्टम होता था, तो बॉम्बे से या दिल्ली से वाया जाते थे। अब अहमदाबाद तो बॉम्बे से क्लोज है ना, तो बड़ी दादी अगर आएगी तो अहमदाबाद से पहले बॉम्बे, फिर यहाँ से जो भी सेंटर पर उनको जाना है वहाँ दादी को जाना होता था। मोहिनी बहन और एक विदेश भी जाना है तो मोस्टली बॉम्बे से जाते थे क्योंकि नज़दीक था। तो दादी का आना बहुत होता था। तो पांडला सेंटर को योगिनी बहन ने हमेशा यज्ञ का हिस्सा समझा था। मैं जब से सेंटर पर आई मुझे यही स्मृति है कि दीदी ने हमेशा कहा कि ये यज्ञ का हिस्सा है, यज्ञ नंबर 1 रहेगा, फर्स्ट रहेगा हमारे लिए सेवा। चाहे डबल फॉरेनर्स की सेवा हो, चाहे दादियों का आना जाना हो। तो बाहर के प्रोग्राम्स हमारे कम होते थे, प्रदर्शनी आदि। कई बार कोर्स वाले भी हम नहीं एंटरटेन करते थे क्योंकि दादी का आना माना उसमें बहुत टाइम सबको इन्वॉल्व होना है। लेकिन दीदी कहती थी ये हमारी फर्स्ट सेवा है। और अगर पार्ला में दादी आए माना दादी को वहाँ सिर्फ और सिर्फ आराम मिलना चाहिए, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई वीआईपी से मिलाना नहीं। माना हम कई बार दीदी को कहते थे ये नए हैं, एक बार दादी से दृष्टि मिल जाए। एट द मोस्ट जब वो लोग गाड़ी में दादी बैठ रहे हैं या कहाँ से आए हैं, वो समय पर ठीक है, अलाउ कर दी थी दीदी कि चलो उनको खड़ा कर दो, दृष्टि लो। नहीं, यहाँ दादी आती है, दादी को यहाँ आराम मिलना चाहिए। तो ये बहुत हमने अपने बड़ों से सीखा कि कैसे यज्ञ को हमेशा आगे रखना। यज्ञ के लिए बहुत बहुत दीदी का प्यार है। और बड़ी दादियाँ जब भी आती और दादियाँ का भी आते थे तो मुझे हर बार देखते थे कि हर एक दादी जी बहुत प्यार से, रिस्पेक्ट से दीदी से चलते थे। तो एक बार मुझे याद है वो सीन कि बड़ी दादी जी आए हुए थे कहीं मुलुंड में, कहाँ कहीं प्रोग्राम्स होंगे तो रहना हमेशा पार्ला में होता था। तो बाहर गाड़ी थी, अभी दादी को तो जाना है, तो दादी हमेशा कहाँ से भी अहमदाबाद से जब आती थी तो योगिनी बहन को पूछती थी, अच्छा अब बताइए दादी का क्या प्रोग्राम है। अब दादी तो प्रोग्राम सहित ही आई हुई है,
उनका फिक्स है, दूसरे दिन यहाँ जाना है, ये जाना। लेकिन दादी हमेशा योगिनी बहन को कहती थी कि दादी का क्या प्रोग्राम है आप बताना। तो इतना रिस्पेक्ट देना कि जहाँ मैं सेंटर पर गई वहाँ के निमित्त, अब वो तो कितने छोटे हैं दादी के सामने, लेकिन दादी उतना रिस्पेक्ट देती थी। फिर अभी गाड़ी में बैठना है तो कहेंगे योगिनी दादी को कहाँ बैठना है, तो ये नहीं मैं चॉइस करूँ कि मुझे यहाँ बैठना, ये करना, ये कर, जैसे उन्होंने कहा। तो ये माना एक जो निमित्त को रिस्पेक्ट देना, या जैसे बाबा ने गाइड किया, बाबा ने जैसे कहा, दादी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, शी हैज़ फुल अथॉरिटी, 100% अथॉरिटी, बट दादी ने अपने आप को उस अवेयरनेस में कभी नहीं रखा। वहाँ मैं बहन के साथ आई हूँ सेवा के लिए, इनके पास आई हूँ सेवा के लिए, अब जैसे वो बहन मुझे कहेंगी मुझे करना है। तो ये जो एक बुद्धि का समर्पण दादी जी का देखा हमने, कि वो अवेयरनेस नहीं कभी रखा कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर, रोल प्ले किया, जिम्मेवारी हमेशा ली सिर पर, लेकिन वो स्मृति नहीं बाबा की मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ। दादी कहाँ भी बॉम्बे में सेवा के लिए आते थे तो लेट बहुत होता था, क्योंकि कोई भी इनॉग्रेशन में करने जाए, अभी प्रोग्राम 6 बजे 6:30 बजे वहाँ पहुँचने में ही, और वहाँ प्रोग्राम के बाद जहाँ भी होगा, मुलुंड होगा, थाना होगा, उल्लासनगर होगा, साइन होगा, तो आते आते 1-1.5 घंटा तो होगा ही। तो वहाँ 9 बजे अगर प्रोग्राम 8:30-9 पूरा होगा, भोजन करेंगे तो सेंटर पहुँचते कितना समय होगा, 11 तो मिनिमम बजेगा ही। तो उसके बाद दादी फ्रेश होकर जब सोने जाएंगे तो मोहिनी बहन साथ में ही थे हमेशा, तो फिर दादी सोने के पहले उनके माना बेड के बाजू में छोटा टॉर्च और मुरली होती थी, चश्मा होता है, तो रात को फिर वो टॉर्च से मुरली पढ़ेंगे। हम कितना कहेंगे दादी लाइट ऑन कर दे, नहीं सोए है ना मोहिनी बहन, डिस्टर्ब नहीं करना। तो अब दादी तो दादी थे, और मोहिनी बहन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता अगर लाइट ऑन करके दादी मुरली सुने, लेकिन दादी इतना रिस्पेक्ट देते थे हर एक सोल को, इतना निमित बहन को या भाई जो भी हर एक आत्मा को, नहीं उनको रेस्ट करने दो। दादी का जो नियम है कि मुरली पढ़कर ही सोना है, दादी टॉर्च से भी पढ़ लेते थे, तो वो नियम को तो मुझे फॉलो करना है, वो उमंग उत्साह है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करना है, किसी को भी तकलीफ नहीं देना है। कहाँ उनका पद है, उनकी अथॉरिटी है हर चीज़ के लिए, लेकिन इतना रिस्पेक्ट था। तो बहुत बहुत हम, मैंने मुझे याद है वहाँ भी कभी दादी के लिए हम लोग कमरे में रहते हैं, चलो दादी को थोड़ा कभी हॉस्पिटल से आए हैं, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं, नीचे एक बार मुझे याद है कि दादी की हम नीचे सोए थे कि दादी को रात को कोई तकलीफ हो, तो दादी रात को उठेंगे भी तो इतना साइलेंटली आसपास से चले जाएंगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। हमें ध्यान रखना होता था कि दादी उठे तो उनको कोई मदद चाहिए, दादी ध्यान रखेंगे कि उस बच्ची सोई है तो उसको नहीं टच हो, उसको डिस्टर्ब नहीं हो। तो ये हम देखते हैं कि दादियाँ उस पोजीशन, बाबा की वो समीपता, जो बाबा को अधिकार उन पर, बाबा कहे जैसे दादी कहे, इतना उन्होंने कैसे वो जीता वो रिलेशनशिप को, कैसे अपने आप को उस स्थिति में लाया, अपने ऊपर बहुत बहुत स्टूडेंट जैसे कॉन्शियसनेस थे दादियों का। हर बाबा की मुरली को पढ़ना, उसमें से जैसे हम शायद थोड़ा अलबेलापन रखेंगे, लेकिन वो बाबा ने आज का चेक करना है तो मुझे आज ये चेक करना है, मुझे आज ये लिखना है, मुझे ये मनन करना है। तो उन्होंने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट कॉन्शियसनेस में रखा, सेवा में जिम्मेवारी में लिया रोल दादी का या जो भी जिम्मेवारी का, लेकिन स्मृति में नहीं रखा। चाहे हमने फिर हमारी जानकी दादी भी आते थे विदेश से, तो उस समय भी बॉम्बे, क्योंकि अहमदाबाद से नज़दीक थे ना, तो इसलिए उस समय तो डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं थे। अभी अहमदाबाद से डायरेक्ट फ़्लाइट्स है, तो काफ़ी समय लास्ट में तो दादी डायरेक्ट जाते थे, लेकिन उस समय ब्रिटिश एयरवेज़ की फ़्लाइट से आते थे। बाद में दूसरे इंडिया के भी एयरलाइन, जेट एयरवेज़ वगैरह जो है हो गया, तो वो फ़्लाइट जो है वो अच्छी थी और वो कंफर्टेबल फ़्लाइट थी और वो रात को ही आती थी।
12:15 उसका आने का समय होता था। तो दादी जब तक बाहर आएगी तो 1:15, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट है, सामान आदि, काफ़ी समय तक, मुझे लगता है 75 की एज तक दादी अकेली आती थी। अब सोचो, व्हीलचेयर होता था लेकिन दादी अकेले, नहीं आते थे किसी को। कितना वहाँ से भी मुझे याद है, लंदन से भी योगिनी बहन को बोलते थे कि दादी को फ़ोर्स करो लाने के लिए, ऐसे बहुत। दादी नहीं, वो एक्स्ट्रा टिकट किसी का क्यों इंटरनेशनल में, फिर यहाँ तो कोई ना कोई संभालेगा, साथ रहेगा। तो दादी 12:15 मना 1:15, 1:30 बाहर आना, सेंटर पर आना 2 बजे। सुबह की फ्लाइट 5:45 की होती थी। तो उस समय इंडियन एयरलाइंस होता था, अभी तो फिर एयर इंडिया हो गया। और अभी क्या है, पूरे दिन में फ्लाइट्स हैं, उस समय नहीं होता था, सिर्फ मॉर्निंग या इवनिंग। दादी कभी इवनिंग नहीं जाती थी, वो समय मेरा मधुबन से मैं अपने आप को दूर कैसे, बस पहुंच गई ना, मुझे मधुबन पहुंचना है, तो 5:45 की फ्लाइट ही लेती थी। अब आए हैं 2 बजे और 5:45 की फ्लाइट में 5 बजे तो उनको गाड़ी में बैठना है, तो कितना समय है। और उस समय में 3 बजे जो 3:15 उनका रूटीन था, वो योग करना है। अब योगिनी बहन कितना भी बोलेंगे कि नहीं दादी आप थोड़ा रेस्ट लो, हाँ दादी रेस्ट ले रही, यहाँ ही योग कर रही है। दादी का रेस्ट माना उसी फ्लोर पर योग करना। नीचे दादी नहीं जा रही है क्योंकि अभी समय नहीं है, वो चेंज सिर्फ दादी ने किया, बाकी एक सेकंड भी दादी कोई नहीं उस दिनचर्या के अनुसार चली। और उसके बाद तैयार होकर तुरंत दादी को तो निकल ही जाना है। और फिर हम देखते थे कि कुछ समय के बाद लेट हो गई फ्लाइट्स, डोमेस्टिक बहुत सारे एयरवेज आ गए, तो 10 बजे की फ्लाइट फिर कुछ थी, या 10 सवा 10 ऐसे फ्लाइट्स। तो फिर दादी पूछती थी योगिनी को रात को ही, योगिनी सुबह की मुरली सुनाना है ना दादी को, सुबह क्लास। तो योगिनी बहन नहीं रखते थे क्योंकि दीदी का पहले से ही था कि नहीं, हर एक दादी को रेस्ट दें। तो दादी मुरली नहीं रखी आपकी? अच्छा नहीं रखी आपने, अच्छा फिर दादी साइन जाए। दादी बोरिवली जाए, दिव्या से बात करते हैं, देव बोरिवली जाए, मतलब दादी को कहीं ना जाए कि सेवा करनी है। फिर योगिनी मैंने कहा अच्छा दादी आप क्लास में मिलना, दादी समाचार सबको देंगे, आप मिलना। बहुत प्यार से दीदी कोशिश करते थे कि दादी नई क्लास कराए, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। और क्लास में दादी पहुंच जाती थी, सबको बहलाती थी। 1:30 बजे जब दादी जान की आए भी हैं तो हम सब तो जागरूक जागते ही थे, सभी बहनें। तो जैसे हम सबको देखेंगी 8-10 बहनें हैं, तो दादी फिर 5 मिनट बैठकर हमको ज्ञान सुनाई। अब 1:30 बजा है, सुबह वापस 5 बजे तो निकलना है। दीदी कहती भी थी दादी ये तो सुबह मिलेंगी आपको, हाँ लेकिन जाग रही है ना, तो मैं 5 मिनट इनको मिलूं। तो ना हम जाग रहे हैं तो दादी उसका वहां ही हमें फल, बाबा जैसे उनके द्वारा वो दृष्टि, वो 5 मिनट में हमको कुछ बातें सुनाएंगी और भरपूर कर देगी। तो उस रूप में हम देखते हैं कि ये नहीं कि अरे इतना टाइम हुआ है अभी मुझे वापस जाना। और एक अंदर से हर एक के लिए जो शुभ भावना थी। उसके बाद जैसे बताया कि लेट होती थी फ्लाइट, तो दादी रुकती थी, फिर अहमदाबाद की 10 बजे की फ्लाइट या कुछ जाती थी। तो फिर अमृत वेले के बाद फिर भी ऐसा नहीं कि रेस्ट कर लिया अभी थोड़ा और, नहीं, अमृत वेले के बाद मुरली पढ़ना हर एक दादी का रूटीन है, और फिर मुरली सुनाना या उस क्लास में। तो अमृत वेले के बाद दादी, हमारे सेकंड फ्लोर पर उनका कमरा था, तो दादी हॉल में बैठकर मुरली पढ़ती थी। जब आप दादी को देखो कि वो मुरली पढ़ रही है, उनके चेहरे पर जो हाव भाव होते थे, छोटी सी उस समय मॉर्निंग को तो लाइट ज़्यादा हम नहीं ऑन करते थे, एक ही छोटी लाइट ताकि दादी को पढ़ने के लिए सुविधा हो। और दादी के चेहरे पर इतना आनंद होता था, आप खुद जाके अंदर में वो उस दिन की मुरली पढ़ेंगे, आज बाबा ने क्या कहा है, क्या ऐसा बाबा ने विशेष कहा है, कौन सी ऐसे गहरी बातें राज सुनाई है, जो दादी के चेहरे में इतना सुख, इतना आनंद था। लेकिन वो हर मुरली के लिए था। अब दादी ने तो, सभी दादियों ने मुरलियाँ कितनी बार सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, सम्मुख सुनी होंगी, सुनाई होंगी, लेकिन बहुत दादियों को हमने देखा है कि एक दादी को वो मुरली के लिए इतना प्यार
और अटेंशन। आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा, और इतना प्यार से दादी वो मुरली पढ़ रही थी, उनके चेहरे पर इतना सुंदर वो हाव भाव थे कि हमें तुरंत मन होगा कि हम जाके अंदर चेक करें आज बाबा ने क्या रतन दिया है, क्या बाबा ने बात कही है, क्या ऐसे विशेष शेयर किया है, क्या विशेष ज्ञान का रतन, ज्ञान का तीर है। तो वो प्यार जो बाबा के लिए, और वो ज्ञान को जैसे वो रत्नों को खेलना मन बुद्धि से, वो हमने देखा हर एक दादियों में था, लेकिन दादी जानकी में तो विशेष था। इसलिए मुरली के पहले भी हम सुनते हैं कितना सुंदर दादी क्लास कराते थे और फिर मुरली सुनाते थे। तो इसलिए वहाँ आना जाना तो होता था। तो एक दीदी भी एक बहुत अच्छा अनुभव सुनाती है जो हम लोग ने पर्सनली देखा। एक बार बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए आते थे, तो एक बार दादी कोई स्थान पर जा रही थी हैदराबाद, और दादी का वहाँ प्रोग्राम था और उस समय बहुत गर्मी थी। तो जैसे दिल्ली में भी बहुत हीट होता है ना, तो वहाँ हैदराबाद में भी होता है। तो योगिनी बहन को बहुत अंदर से था कि दादी को ये समय पर नहीं बुलाना चाहिए था, ये समय पे प्रोग्राम नहीं करना थी। तो वो दादी के साथ भी जो बहन है उनको कह रहे थे। फिर योगिनी बहन ने दादी को कहा, दादी आप क्यों जा रही, बहुत गर्मी है, देखो पेपर में आए। दादी ने कहा, गर्मी मुझे क्या करेगी और इतना अथॉरिटी से कहा कि गर्मी क्या करेगी। और जैसे ही दादी वहाँ गए हैं, एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं, बरसात हुई है और पूरा चेंज हो गया। 3-4 दिन वो वेदर ही चेंज हो गया। तो प्रकृति जीत जो दादियाँ थी, तो जहाँ जाती थी वो चेंज। एक बार कहीं विदेश से आ रही, हाँ ये अमेरिका से नहीं, लंदन से नहीं आ रही थी, कहीं विदेश से कोई जगह से आ रही थी और उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी मॉर्निंग की। उस समय भी, ये बहुत पहले की बात है, तो उस समय इतनी फ्लाइट्स नहीं थी जो दिन में उनको अहमदाबाद में पहुंचाए, और बाबा का मिलन का दिन था। दादी ने कहा, दादी को तो जाना ही है, योगिनी दादी को जाना है, और कुछ नहीं पूछा कि कैसे, दादी को जाना है। और सुबह की दादी की फ्लाइट डिले हो गई, तो वो जो 5:45 की फ्लाइट है उसमें तो दादी जा नहीं सकते हैं। और योगिनी बहन ने मुझे भी कहा, उस समय हम 1-2 बहनें जो भी निमित्त थी, दादी को जाना है। तो हम लोग ने फाइंड आउट किया, फिर वो एक चार्टर फ्लाइट का हो गया। और उस समय बस एक युगल ने कोर्स किया हुआ था, नए थे, और उनको दादी के बारे में बताया हुआ था, और हमने कहा था कि आपको आके मिलना है। और ऐसी बात हो गई, तो हमने उनका, योगिनी बहन ने उनको कहा, तो उन्होंने कहा क्यों, दादी को हम चार्टर फ्लाइट में ले जाएंगे। और तुरंत उन्होंने, दोनों ने, वो जो युगल है नए ही थे, और उन्होंने वो जिम्मेवारी ले ली, और वो बहुत खुश थे कि हम दादी के साथ स्पेंड कर सकेंगे टाइम। तो मुझे लगता है फिर दोपहर का कुछ टाइम हुआ, शायद 1-1:30 बजे वो फ्लाइट से गए, वहाँ पहुँचे आई थिंक 1 घंटे के अंदर ही। और फिर दादी जैसे शाम को बाबा मिलन जो है वो दादी ने किया। तो मतलब पॉसिबल ही नहीं था उस समय के पहले तक। दादी आई 10:30-11 बजे या कुछ, उसके पहले तक कोई क्वेश्चन ही नहीं था कि क्या है, चार्टर फ्लाइट कहाँ से लेना है, कोई प्रेपरेशन नहीं, कोई हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं। लेकिन दादी का कहना योगिनी को कि बहन को कि भाई दादी को जाना ही है, और यहाँ योगिनी बहन ने हम लोगों को कहा, फिर उस युगल को, उनको तो मिलना ना था इसलिए उनसे बात की, और उन्होंने कहा कि नहीं ये तो हो सकता है, हम कर सकते हैं, और उनका ही कोई कनेक्शन था, और कहाँ दादी पहुँच गए। तो इतनी दृढ़ता थी कि दादी को जाना है, बाबा मिलन के लिए पहुँचना है। तो जैसे परिस्थितियाँ, हम सेंटर ने कुछ नहीं किया, योगिनी बहन हमने कुछ नहीं किया, अपने आप वो दादी के संकल्प से फैसिलिटीज अरेंज हो गई। तो ये दादियाँ जो है वो सिद्धि स्वरूपा थी, कि वो बाबा का, उनके पास वो योग बल से पावर थी कि उन्होंने जो सोचा, परिस्थितियाँ उसके अनुसार अनुकूल हो जाएगी। तो वो सतयुग में हम सुनते हैं कि सतयुग में तो ऐसे ही प्रकृति जीत होंगी, लेकिन दादियों को प्रैक्टिकल में हमने इस रूप से देखा। एक एक दादी जी ऐसे रतन थे। और फिर हमारी गुलजार दादी जी तो है ही बाबा का रतन, बाबा का रथ। और आपके लिए तो हमारे दिल्ली की तो बहुत मीठी दादी, जोन के निमित्त भी दादी, यहाँ भी बताया कि इसका इनॉग्रेशन दादी ने किया है। तो भाग्य है कि भल दादी यहाँ की, दिल्ली की हैं, लेकिन फिर भी समय उन्होंने बॉम्बे में भी बहुत बिताया,
स्वास्थ्य लाभ के निमित्त। और जो डॉक्टर ने उनकी सर्जरी की, अशोक मेहता जी, वो पार्ला सेंटर से जुड़े थे, तो इसलिए विले पार्ले में फिर दादी का आना रहता था। तो वो डॉक्टर ज्ञान में आ गए, जैन थे बहुत। हम तो आपने अभी तो सुना है और उनको देखा भी है मधुबन में। अभी तो आयु भी उनकी भी बढ़ गई है 80+, ये 88 की बात है। तो उस समय कोई और बड़े डॉक्टर टाटा के थे, लेकिन वो बॉम्बे में नहीं थे, विदेश में थे। तो नेक्स्ट बेस्ट ये थे उस सर्जरी के लिए। तो योगिनी बहन ने फाइंड आउट किया और फिर देखा कि ये है। और इनकी युगल बहुत समय पहले एक बार सेंटर विजिट किया था, क्योंकि जैन थे ना, तो उनको बहुत इंटरेस्ट था आध्यात्मिकता में, और हर जगह पर ओशो अलग अलग जगह पर वो जाती थी, और इवन डॉक्टर अशोक मेहता को इंटरेस्ट था। तो वो अपना कार्ड दे के गई थी। तो उस समय तो क्या है, ये मोबाइल नहीं था, तो कार्ड्स रखते थे ना कि भाई कोई मिल के गए। तो उसमें लिखा था कि इनके युगल जो है डॉक्टर अशोक मेहता कैंसर सर्जन। तो दीदी ने फिर उनको कांटेक्ट किया और फिर अशोक भाई से मिले। लौकिक में योगिनी बहन भी जैन है, तो फिर उस रूप से थोड़ी बातचीत हुई और फिर कहा कि ऐसे ऐसे दादी आने वाले। तो उस समय दादी के सर्जरी के लिए प्रकाशमणि दादी जी भी आए थे। तो दादी तो बाबा का रथ थे, तो दादी तो आएंगे। तो शायद 2 दिन पहले आए थे, तो अशोक मेहता को मिले। तो दादी प्रकाशमणि दादी ने के बारे में अभी तक मालूम नहीं था अशोक भाई को। तो दादी ने जैसे मिले तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से, मैंने उनसे ही बात हुई दादी से डायरेक्ट। दादी ने कहा मैं माउंट आबू से आई हूँ। तो कहा आप माउंट आबू से क्यों आए हैं, सर्जरी तो मैं करने वाला हूँ यहाँ, बहनें भी यहाँ है सेंटर, आप माउंट आबू से क्यों आए हैं। दादी ने कहा कि दादी दादी की सखी है इसलिए आए हैं। दादी ने ये नहीं बोला, प्रकाशमणि दादी ने, कि मैं चीफ हूँ ब्रह्मा कुमारी इसकी, मैं आई हूँ सखी है। बाद में अशोक भाई को पता पड़ा कि दादी तो चीफ है ब्रह्मा कुमारी इसकी। तो इसलिए फिर वो निमित्त बने और वो ज्ञान में, और बहुत अशोक मेहता जी अपने कार्य में तो नंबर 1 थे। बहुत गुस्सा था, हंसी में अभी भी सुनाते अपने अनुभव में, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड थे। तो कैसे दादी के, गुलजार दादी के संपर्क में आकर ही उन्होंने फर्स्ट डे में ही फील किया कि ये अलग है। और उनको कि जैन थे, तो वो जैनों में महासती और महाराज के प्रति उनको बहुत रिस्पेक्ट होता है, क्योंकि वो भी अपना जीवन समर्पण करते हैं, वो वाइट पहनते हैं, और वो भी ऐसे, उनकी भी बहुत स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल होती है। तो उनको दादी के लिए बहुत रिगार्ड था, जैसे एक महासती के रूप में। लेकिन उन्होंने देखा कि दादी का कुछ योग अभ्यास जो है वो बहुत पावरफुल है। एज अ पेशेंट उन्होंने पहले फील किया कि पेशेंट के रूप में उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा, कुछ नहीं। थोड़ा योगिनी बहन पूछते थे, और बाकी दादी तो कभी पूछा नहीं कि भाई इसके बाद क्या होगा, इससे क्या है। जैसे कोई इतनी बड़ी सर्जरी है तो पूछेंगे ना कि भाई क्या है। दादी ने कुछ पूछा ही नहीं। और सर्जरी के फर्स्ट डे में ही मना हुई है, दूसरे दिन अशोक भाई जब डॉक्टर के रूप में अंदर गए, तो दादी जो है जागृत थी, और तब तक एनेस्थीसिया का, और दादी बैठी थी और तकिए के ऊपर बहुत सारे जो कार्ड वगैरह आए थे वो पढ़ रही थी, दादी के लिए जो भेजा था। तो जैसे मना अपने कार्य में दादी थी। तो जैसे डॉक्टर अंदर आए हैं, दादी ने डॉक्टर को पूछा, ओम शांति डॉक्टर आप कैसे हैं। अब आप सोचिए, डॉक्टर आए हैं फर्स्ट टाइम उस कैंसर पेशेंट के बाद, एक सर्जरी के बाद मिलने। तो वो तो एकदम बहुत प्रभावित हो गए कि दादी की अवस्था इतनी अच्छी है, और दादी मुझे पूछ रही है आप कैसे हैं। नॉर्मली तो हर पेशेंट बहुत पेन में होता है, वो डॉक्टर को कंप्लेन करता है। और फिर उन्होंने दादी को कहा कि दादी दर्द नहीं है आपको, ये तकलीफ। कहा दर्द तो है, बट दादी ठीक है। तो उस रूप में उनको महसूस हुआ कि ये बहुत विशेष आत्मा है, और इनकी बहुत पावरफुल तपस्या है, तपस्वी योगिन है। तो उनको बहुत खुशी होती थी जब भी वो आते थे। और फिर दादी ने उनको कहा कि आपको माउंट आबू आना है, विशेष प्रोग्राम है बाबा मिलन के लिए। तो उनको तो बाबा मिलन का ऐसे समझ में नहीं आया, लेकिन कि कोई कार्यक्रम है जिसमें दादी जी बैठेंगी और हजारों की सभा होगी और दादी संबोधित करेगी। ऐसे योगिनी बहने तो पता है कि परमात्मा की प्रवेशता होगी। और फिर वो सब दादी ठीक हो गए और घर आ गए पार्ला में सेंटर पर। तो उनको फिर एक बार निमंत्रण दिया भोजन के लिए और उनको बुलाया,
और उनको भी बहुत अच्छी तरह से थोड़ा सा ज्ञान की बातें सुनाई। उसके बाद जब वो बाबा मिलन में फर्स्ट टाइम गए, अभी तक पूरा मुरली सुनना, पूरा निश्चय बुद्धि नहीं, लेकिन उनके अंदर धारणा सारी थी, क्योंकि जैन थे ना, तो वो अन्न की शुद्धि थी, पवित्रता भी थी, सब कुछ था। उन्होंने वो लोग दोनों ने अपनी युगल सहित बहुत अच्छी उनकी स्पिरिचुअल जर्नी थी। तो जब वहाँ पहुँचे तो अशोक भाई अपना अनुभव सुनाते कि जब मैंने देखा कि स्टेज पर, तो मुझे लगा कि मैंने इनका सर्जरी नहीं किया है, ये तो कोई और है, क्योंकि बाबा की प्रवेशता थी। तो वो दादी जी जिनकी मैंने सर्जरी की और ये जो है ये कोई और है। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये बहुत कोई पावरफुल डिवाइन सोल है, और है ना, मैं कितना लकी हूँ कि मैं इनके संपर्क में आ सका। उसके बाद वो फिर ज्ञान में पक्के हो गए और फिर पूरी बाबा की सेवाओं के लिए हॉस्पिटल 90 से वो निमित्त बने। तो उस समय भी, और फिर गुलजार दादी जब थे तो एक बार तो 88 में वो फिर से रिपीट कैंसर हुआ था, 94 या 95 में। तो उस समय भी फिर बहुत सारे डॉक्टर्स संपर्क में आए, तो वो उनकी भी बहुत अच्छी सेवा हुई। उस समय कीमोथेरेपी दादी को लगी। आज भी हम जानते हैं कि कीमो बहुत डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट है, लेकिन उस समय की कीमोथेरेपी बहुत हैवी थी, क्योंकि रिफाइन नहीं थी। अभी तो बहुत रिफाइन हल्की हो सकती, बट उस समय शुरू का था, और एक डोज 1 महीना सिर्फ दे सकते थे। और उस समय जब वो डोज चढ़ता था तो पूरे शरीर की शक्ति खत्म हो जाती थी, क्योंकि बुरे सेल्स जो है उसको तो वो पॉइजन था, लेकिन अच्छे सेल्स भी खत्म हो जाते थे, और फिर बहुत बड़ी इंजेक्शन उनको देना पड़ता था वो रिवाइव करने के लिए। बट वो फेज बहुत डिफिकल्ट होता था। लेकिन उस समय हम दादी को देखते थे कि दादी साइलेंस में होती थी, जैसे वो इंजेक्शन बहुत डिफिकल्ट वाला लगाते थे, कोई भी और को बहुत पेन होगा। अब दादी की आंखों में देखें तो दादी जैसे शरीर के भान से न्यारी। तो बहुत समय का अभ्यास दादी का जो शरीर से न्यारेपन का था, दादी उस समय वो अभ्यास से बिल्कुल डिटैच हो जाती थी। तो जो भी डॉक्टर संपर्क में आते थे सभी कहीं ना कहीं उससे टच होते थे, कोर्स करते थे। जो फिजियोथेरेपिस्ट थी वो बहुत बड़ी डॉक्टर रूपा दोषी, अभी तो नहीं वर्क करते, तो वो जब दादी को कराती थी तो कहती थी दादी आपको दर्द तो है। दादी कहती थी नहीं दर्द है, लेकिन आप करा रहे हैं ना, तो दादी को भी करना है। तो वो जो डायरेक्शन दादी को देंगे कैसे करना है वो करेंगे, दर्द में भी। तो समझते थे कि ये तो बहुत विशेष योगिन है, कोई विशेष आत्मा। तो सभी उनके संपर्क में आने से बहुत भरपूर होते थे। और हमने भी देखा कि उनकी अपनी जो स्व पुरुषार्थ के लिए बहुत गहराई से उनका अपना अभ्यास था। दादी लिखते थे, इतना 6 महीना दादी वहाँ थे, और एक एक जो कीमो होता था तो कितना साइलेंस का अभ्यास। तो योगिनी बहन जो सुनाते थे, क्योंकि दादी से थे, तो दीदी क्या करते थे कि नीचे तो कोई ना कोई सेवा होती थी, लेकिन जैसे कुछ समय मिला तुरंत दादी के पास, दादी आप ठीक है। तो दादी ने देखा कि ये योगिनी बार बार ऊपर आ जाती है, बोला कि आप सेवा में रहो। नहीं दादी मैं आती हूँ आपको कंपनी देने के लिए। दादी ने कहा दादी को साइलेंस का अभ्यास है, तो वो साइलेंस में रहना और बाबा के साथ रहना और गुप्त रूप में बाबा के साथ जो अव्यक्त रूप में सेवाएं कराना, वो दादी का बहुत गुप्त अपना अंदर का अभ्यास था। बहुत कम मैंने देखा उस समय भी कि दादी देह भान की फीलिंग में भी नहीं, देह भान से तो न्यारे थे लेकिन वो फीलिंग में भी नहीं थे। उनके समीप जाते ही ऑटोमेटिकली, अभी याद करते ही हम ऑटोमेटिकली अपने देह को भूल जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो इतना बड़ा पेपर जो है, बहुत शरीर को हम देख रहे हैं कष्ट है, लेकिन दादी की स्थिति बहुत सहजता वाली थी, जरा भी कभी फीलिंग नहीं। उस समय तो सारा यज्ञ सभी बड़े भी थे, मुझे याद है हमारे जगदीश भाई भी आए हुए थे, बाबा को भी उन्होंने कहा था कि दादी को आप इससे फ्री कर दो। तो दादी के लिए बहुत प्यार था। तो योगिनी बहन को भी उन्होंने कहा कि आप दादी के लिए जो कर रहे हैं, तो उनकी आंखों में बहुत प्यार था और ग्रैटिट्यूड था। तो वो समीपता जो देखी सभी का दादी के प्रति यज्ञ का, तो बहुत पालना ली हुई है।
और इसलिए सभी का दादी के प्रति बहुत अंदर से रिगार्ड और प्यार। और फिर हमने देखा उस समय नीलू बहन भी छोटे थे और सेंटर पर बस उनके साथी आए हुए थे, कैसे बाबा ने उनको भी यज्ञ में निमित्त बनाया, पावरफुल बनाया। उसके बाद हर बार 6 महीने में चेकअप के लिए आते रहे। वापस जब कीमो हुआ तो एक डॉक्टर सुरेश अडवाणी, अभी भी वो एशिया के बहुत बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो आते थे। तो वो कभी किसी के पास नहीं जाते, वो खुद भी व्हील चेयर पर हैं, लेकिन दादी के लिए हमेशा आते थे। और हम देखते थे जैसे, क्योंकि वो व्हील चेयर पर थे ना, तो उनका गाड़ी का पूरा बनावट अलग था ताकि व्हील चेयर उसमें जा सके। उनको उठाते थे ड्राइवर जो है, फिर जैसे अंदर आते थे वो दादी के पास जाकर थोड़ा 2-3 मिनट 5 मिनट चेक करते थे। नीलू बहन, योगिनी बहन से कुछ पूछते थे, रिपोर्ट देखते थे, और उसके बाद हाथ जोड़कर दादी के पास बैठ जाते थे कि दादी अभी आप मुझे कोई ब्लेसिंग्स दीजिए। तो वो बहुत खुश होते थे, बोलते थे कि मुझे ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिलता है कि मैं हर बार दादी की ब्लेसिंग लेने आता हूँ। बहुत बड़े उस समय खुद भी डॉक्टर थे जो कहाँ नहीं जाते थे, लेकिन उनको बहुत वो अंदर से खींच होती थी। आज भी कभी कोई पेशेंट के लिए हम कभी उनके पास जाएं तो वो दादी को याद करते हैं कि वो बहुत बड़ा सौभाग्य था। तो वो बीच जो उस समय डला, वो कनेक्शन अंत तक अभी तक उनके साथ है, और उनकी टीम जो है वो भी बहुत अभी क्लोज हैं, बहुत सारे बीके फैमिलीज को मदद मिलती है। तो हम देखते थे कि जिनके अंदर जो भी, मैंने ड्रामा में वो भले ही देखा कि बहुत डिफिकल्ट, हमने एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, सारे कॉम्प्लिकेशंस थे कि कैंसर के, लेकिन हर चीज़ सेवा अर्थ। तो उस समय मुझे याद है कि कुछ बातचीत दादी से हो रही थी, किसी कोई बड़ी दीदियाँ थी, तो कोई बात हुई कि क्या ये कर्म का हिसाब किताब है। तो दादी ने कहा ये कहना कि ये कर्म का हिसाब किताब है, ये भी दुख की फीलिंग है कि पता नहीं क्या कर्म का, ये पार्ट है दादी का। दादी का पार्ट है पेशेंट का प्ले करने का, तो दादी को पेशेंट का प्लाट पेशेंस से प्ले करना है, तो एक्यूरेट प्ले करना है ताकि वाह वाह हो ये पार्ट के लिए। तो दादी ने कभी ये संकल्प सूक्ष्म में भी नहीं लाया कि मैं तो एक तो बाबा का रथ हूँ, शरीर किसको दिया, बाबा को ही दे दिया, फिर ये क्यों, हम तो बाबा के बच्चे हैं, फिर भी हमको लगता है ना कि बाबा ऐसा डिफिकल्ट पेपर क्यों, ऐसी बात क्यों, हमने तो आपको सब कुछ दिया। एक संकल्प में भी नहीं, पार्ट है, दादी को ये पार्ट प्ले करना है। और जो भी ये बाबा का पार्ट उन्होंने प्ले किया, उसके पीछे कितना उन्होंने त्याग किया है, ये तो एक सूक्ष्म बात ही है, क्योंकि वो तो जैसे गुप्त ही था, बाबा जानता था, हमारी बड़ी दादियाँ जानती थी, नीलू बहन आदि जानते थे। लेकिन एक चीज़, एक मैंने एक समय पर देखा, क्योंकि वो 2009 था शायद, और उस समय पर दादी का कोई छोटी सर्जरी के लिए, पाइल्स की और एक सर्जरी के लिए दादी को बॉम्बे लाया गया, और उस समय जनवरी मास था, तो 18 जनवरी दादी को जाना था। अब क्वेश्चन ही नहीं है कि दादी नहीं जाए, क्योंकि 18 जनवरी तो बाबा का दिन है। और वो हीलिंग जो है, हम कोई भी जानते हैं पाइल्स के लिए हीलिंग बहुत समय ज़रूरी है, बैठ नहीं सकता है व्यक्ति, तो मिनिमम 1 महीना तो चाहिए, उसके बाद भी बहुत डिफ़िकल्ट। और दादी को 2-3 दिन के अंदर मधुबन जाना है, तो उस समय फिर वो फ्लाइट में तो पहुंच गए, अशोक भाई साथ में गए थे, और इतनी बड़ी बड़ी इंजेक्शंस थी जो लगानी पड़ती थी ताकि सुन हो जाए, और दादी घंटों बैठे उस दिन। और फिर उसके बाद भी उस समय तो बाबा मिलन ज़्यादा समय होता भी, लॉन्ग टाइम भी था, और फिर उसके बाद रिकर भी होता था जल्दी। तो वो इंजेक्शन शुभ भाई खुद देते देते उनको अच्छा नहीं लगता था, इतना इम्पॉसिबल, हम कोई भी नहीं ले सकते, और दादी सिर्फ बाबा के उस रोल के लिए। तो अब नॉर्मल कोई भी व्यक्ति अगर कोई थोड़ा सा बीमार होता है, तो हम सबको हक है बॉडी को हीलिंग के लिए समय देना, नहीं, हम लेते भी हैं कि भाई अभी बीमार है तो ये सेवा नहीं, वो नहीं। दादी ने वो नहीं कभी लिया, तो चाहे कितना भी हुआ, बाबा का टर्न है, दादी को पहुंचना है।
तो वो चाहे बीमार हुए तो एंटीबायोटिक्स लेना, कुछ भी करके टाइम पर पहुंचना है। तो उस 69 से जो उस शरीर को दादी ने बाबा को दिया हुआ है, और 100% कितने घंटों बैठना, तो नेचुरली जो भी आपका ब्लड फ्लो वगैरह है वो सब कुछ अफेक्ट हो जाता है। तो भले बाबा की तो शक्ति है ही, लेकिन फिर शरीर के रूप से दादी को भी थोड़ा उसके लिए फेस करना होता था। तो लेकिन कभी भी उनके चेहरे पर, उनके बोल में, उनके व्यक्तित्व में वो वर्णन नहीं था, ना हमको किसी को भी मालूम पड़ा हमको किसी को भी नहीं मालूम था कि कितना उसके पीछे पार्ट तो प्ले किया। वो तो बहुत बड़ा दादी का त्याग है, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन शरीर को भी तो बहुत फेस करना पड़ा। और कहीं ना कहीं उसी के रिजल्ट में फिर बॉडी को मैंने, क्योंकि बहुत समय तक आपको दोपहर से ही वो दादी पानी नहीं पीते थे, भोजन नहीं करते थे, और शरीर को वो साइलेंस देना, वो समय देना, बहुत सारे बीच में कुछ अगर शरीर के आते भी थे पेपर, उसको कैसे भी करके ठीक करके बाबा के टर्न के लिए पहुंचना। तो हमें तो पता नहीं, हम तो बाबा मिलन का अनुभव करते, लेकिन इसके पीछे दादी का कितना प्यार से वो त्याग था। एक सेकंड भी दादी के चेहरे पर कभी वो इंजेक्शन देते हुए फीलिंग नहीं थी, या क्वेश्चन नहीं था कि नहीं अभी ये बार नहीं, नहीं बाबा का, ये बाबा का रथ है, बाबा आने वाले ना, बच्चे इतने आएंगे, दादी को पहुंचना है, दादी को पहुंचना है। तो उतना बाबा के लिए जिगरी जो प्यार, और बाबा की बच्चों के लिए, यज्ञ के लिए भी उतना प्यार, उतनी दादी ने जिम्मेवारी गुप्त रूप में बहुत कुछ दिया है हमको। और माना वो त्याग इतना गुप्त है कि हमें रियलाइज नहीं हुआ है, लेकिन एक एक हमारी दादी ने बहुत बहुत हमें इस यज्ञ को सींचा है, तब जाके आज हम इतना यज्ञ से हमें मिला है, हमारी पालना हो रही है, हमें इतना अच्छा उसका फ़ायदा जो है, आज अव्यक्त मूल्यों का हमको कितना फ़ायदा, नए बाबा के बच्चे हैं वो अव्यक्त मूल्यों से और मजबूत हो जाते हैं। तो ये पीछे का जो दादियों का और गुलजार दादी का त्याग था, और उसके बाद लास्ट के जो समय हमने देखा उनको 2017 दिसंबर में लास्ट बाबा का मिलन हुआ है ना। तो जो समाप्ति वर्ष 31 दिसंबर बाबा ने कहा, तो उसके बाद फिर दादी का रथ बाबा के पास पहुंचा नहीं, डॉक्टर्स छुट्टी नहीं दे रहे थे और नहीं पहुंच पाए। तो वो 3 साल लास्ट में जो समय बिताया, उसमें दादी की जो अवस्था थी 100% कंप्लीट थी। पहले से ही बहुत फर्क तो नहीं दिखाई देता था, लेकिन उस समय फर्क समाप्त हो चुका था। बाप दादा का और दादी का फर्क समाप्त था। तो जैसे, क्योंकि हम कुछ मैंने, हम बहुत लकी हैं, सब बाबा तो सबको बहुत प्यार देता है बाप दादा मिलन के समय पर, और कहता भी है स्टेज से भी ज़्यादा सामने जो बैठे हैं उनसे बाबा मिलन प्यार से मनाता है, वो सब बाबा की नज़रों में। फिर भी स्टेज पर वाइब्रेशंस जो होते हैं बहुत बहुत पावरफुल होते हैं, नेचुरली सुप्रीम अथॉरिटी बैठी। तो हम देखते थे कि उस समय मैं एक बार या 2 बार जब भी स्टेज पर गई, वो जो वाइब्रेशन था वो 3 साल वहाँ था। शरीर तो अपनी उसका फिजिकल जो भी उसके लिमिटेशंस थे, या जो भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था वो, लेकिन वाइब्रेशन में बाप दादा उपस्थित है। वो वाइब्रेशन वो स्थान पर था। अभी भी बाबा का रूम वहाँ बनाया हुआ है, दादी के संपन्नता का कक्ष जैसे बनाया है। तो वो पावरफुल वाइब्रेशन था, क्योंकि दादी बाप समान बन चुकी थी, और उनके व्यक्तित्व में, उनके चेहरे में वो दिखाई देता था बाप समान स्वरूप। अथॉरिटी भी थी और डिटैच भी थी, लेकिन उतना ही दादी ने अपने आप को, मैं दादी हूँ, मैं बाबा का रथ हूँ, ये रोल से भी डिटैच कर लिया। जो हम कहते हैं ना कि हमें डिटैचमेंट, जो बाबा कहता है कि देह सहित देह के भान से न्यारे, तो दादी देह भान से न्यारी, मैंने उस भान को भी भूला। अब ये रोल तो बाबा ने दिया है, रथ है, तो वो रोल की स्मृति तो दादी को और सिर्फ शक्ति ही दे सकती है, लेकिन दादी ने उस भाव को भी भूल गए, उससे भी डिटैच। तो बहुत
ऐसे अनुभव हमने देखे, लेकिन एक बार जैसे कुछ बात चल रही थी हमारे ब्रिजमोहन भाई जी और दीदी, क्योंकि दादी दिल्ली के थे, तो दादी आप सब दिल्ली के भाई बहनों की तरफ से वो आते थे हमेशा, 2 मास 3 मास में दादी को मिलने आते थे, क्योंकि दादी यहाँ की निमित्त थी, तो रिस्पेक्ट प्यार से सबके तरफ से। तो ऐसे बातचीत दादी से हो रही थी। नेक्स्ट डे वो जाने वाले थे, उसके बाद का दिन बाबा मिलन का था। तो ऐसे बात हुई कि बाबा मिलन का दिन है, तो ब्रिजमोहन भाई ने पूछा, दादी बाबा आएंगे? अब दादी तो यहाँ है रथ तो दादी ने कहा वो प्रोग्राम तो बाबा बताएंगे। तो नीलूबेन तुरंत सुन रही थी, तो नीलूबेन आगे आ गई। नीलूबेन ने कहा, दादी बाबा का तो रथ आप हो, ऑफिशियल आप रथ हो, हमको डॉक्टर छुट्टी नहीं दे रहे हैं, तो आप कह सकते हो ना बाबा नहीं आएगा। तो दादी ने कहा, नहीं बाबा का प्रोग्राम है, बाबा बताएगा। तो ये नहीं कि मैं रथ हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि नहीं मैं यहाँ हूँ तो वहाँ तो बाबा मिलन नहीं होगा, यहाँ से अगर ट्रांसमिशन होगा तो ठीक है। बाबा का प्रोग्राम है, बाबा बताएंगे, अथॉरिटी है। मैं उनकी उनका रथ हूँ, ये फीलिंग नहीं, वो अथॉरिटी नहीं लिया कुछ भी। बाबा का रथ, बाबा का प्रोग्राम है, बाबा बताएगा, बाबा अपना प्रोग्राम के बारे में बताएगा। तो वो प्रकार से उन्होंने अपने आप को उस अवेयरनेस से भी न्यारा कर दिया। उदयभान सूक्ष्म में, उदयभान तो नहीं कहेंगे, फिर भी वो रोल की अवेयरनेस से भी, मैं दादी हूँ वो भी रोल नहीं। दादी जी का पूरे यज्ञ में प्यार तो है ही, लेकिन कितने हर स्थान दादी उनका है, लेकिन फिर भी चलो निमित्त मधुबन में स्थान, यहाँ पांडव भवन में स्थान, वारसी में स्थान, सब जगह दादी के लिए, लेकिन फिर भी चलो एक बेस, वहाँ दादी एक कमरे में रही 3 साल, एक ही कमरे में तो इसलिए ये अवेयरनेस भी न्यारी के दादी हूँ। जैसे डॉक्टर आते थे तो उस समय तक दादी का बातचीत जो है नहीं होता था, फिर बातचीत दादी आवाज़ में आती ही नहीं थी, और बाइक पाइप भी था जो था, तो उसकी वजह से दादी बाइक पाइप के बिना भी बहुत थोड़ा समय ही रहती थी। लेकिन दृष्टि जो दादी की थी वो बाप समान दृष्टि महसूस होती थी। तो कुछ समय के बाद फिर दादी आंखें बंद भी रखते थे, लेकिन जब भी डॉक्टर आएंगे, दादी डॉक्टर आए, तो दादी दृष्टि देती थी। और जब थोड़ा फिर भी बातचीत उसके पहले होती भी थी, तो अगर डॉक्टर पूछते भी, दादी कोई तकलीफ है, दादी कहती दादी ठीक है। तो डॉक्टर हंसते थे नीलूबेन से, फिर दादी डॉक्टर को आपने बुलाया है क्यों? दादी तो ठीक है, ऐसे मना प्यार से, जानते थे कि किस कारण से बुलाया, लेकिन ऐसे लाइटली कह देते थे। दादी ने कभी नहीं, मैंने तो जितना समय भी देखा, दादी ने कभी डॉक्टर को कुछ कहा नहीं है कि दादी ठीक नहीं, दादी ठीक है, जो बताना है वो नीलू बहन बताए, योगिनी बहन बताए, दादी ठीक है। वो अवस्था बनाना, और लास्ट में तो देखा कि संपन्नता में ही दादी थी। तो उस समय भी जो नर्सेज उनके साथ थी, तो वो नेचुरली संभाल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको दादी को एक्सरसाइज कराते थे, फिजियोथेरेपी, थोड़ा लंग्स के डॉक्टर ने कहा हुआ था कि दादी को वो बहुत ज़रूरी है। तो बहनों ने, नर्सेज ने सब सीखा हुआ था, तो प्रोफेशनली बहुत अच्छी तरह करा सकती थी। तो बाहर का कोई आके कराए, तो इसलिए उनको ही ट्रेन किया था। तो दादी को कराते थे तो दादी मना करते थे, क्योंकि तकलीफ तो था शरीर में। लेकिन नर्स कहती, दादी डॉक्टर ने बोला है आपको करना ही है, ये नहीं कहा कि चॉइस नहीं, आपको करना ही है, ये करो, हाथ ऊपर करो दादी, ऐसे करना है दादी, एक तो एकदम अथॉरिटी से, और दादी जैसे बोला वैसे किया, एकदम चाइल्ड की अवेयरनेस। ये नहीं कि अरे आप मुझे ऐसे अथॉरिटी से बोल नहीं सकते हो, आप मेरे को थोड़ी, वो निमित्त बाबा ने उनको रखा है शरीर के लिए, तो वो बोल रहे हैं मुझे वैसा करना है। तो कितना बड़ा एक अपनी स्थिति को बनाना कि ये निमित्त है शरीर के लिए भी, इसलिए ये जो कह रहे हैं मुझे इस शरीर को उस रूप से चलाना है। तो एक बाजू बाप समान अवस्था वो दिखाई दे रही है, अथॉरिटी, उसमें कोई एक
पॉइंट की भी अंतर नहीं, समान अवस्था, उतनी स्थिति, नम्रता। तो वो जो एक कॉम्बिनेशन देखा, बहुत बहुत पावरफुल फील हुआ। और जैसे वो 3 साल, मतलब मैं नीलू बहन से भी कभी हम डिस्कस करते थे कि फिजिकली दादी तो थे हमारे वहाँ, लेकिन हम जानते थे कि दादी यहाँ नहीं है। बाबा के साथ उस समय कोविड भी हो गया था, तो कहाँ बाबा के साथ दादी कोई सेवा करा रही थी और बेहद में कर रही थी, वो गुप्त है, वो राज जो है ड्रामा में जो पार्ट था। लेकिन प्ले किया ताकि हम भी कोई क्वेश्चन कभी नहीं रखें कि दादी हमारा ये हिसाब किताब क्यों, हमारा कर्म भोग क्यों। अभी हमारा कितना भी शरीर का कर्म भोग है, इसके सामने उसका कोई महत्व है? महत्व है? जीरो, न के बराबर है। तो उस रूप से दादियों ने ऐसे ऐसे बहुत सुंदरता से पार किया। तो हम सबके लिए कितना बड़ा एग्जाम्पल दादियों ने रखा कि ऐसे हमें पार करना है, और उसमें अपनी अवस्था को बनाया। तो शुरू से ही दादी सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट अवेयरनेस में रही, हर दादी जी। रोल प्ले किया जिम्मेवारी का, लेकिन खुद के लिए क्या अवेयरनेस थी, स्मृति क्या थी? मैं कौन हूँ? बाबा का स्टूडेंट हूँ, मुझे ये पुरुषार्थ करना है, मुझे ये करना है। बाबा की मुरली सुन रहे तो मुझे ये करना है, मुझे ये अपने में चेंज लाना है, मुझे ये करना है। और बाकी बाबा जो सेवा कराए। जानकी दादी, मुझे याद है बहुत समय पहले शुरू में एक बार लंदन से आई थी, तो दादी ने ऐसे ही हम सबसे शेयर कर रहे थे, जैसे बताया रात को 2 मिनट बात करते, तो कहा कि 99% अटेंशन हमें बाबा की याद में देना है, 1% स्व की याद में, और 1% अटेंशन बाबा क्या सेवा कराना चाहते हैं, 1%। जाते समय वापस मधुबन से जब जाती थी तो 18 जनवरी के पहले दादी जाती थी, तो फिर दादी ने कहा दादी रॉन्ग थी। दादी करेक्ट करती है अपने आप को, दादी को हमें कहने की जरूरत नहीं, लेकिन दादी को याद था कि इनको मैंने ये बात कही थी। दादी रॉन्ग थी, दादी को अपने को करेक्ट करना है, 100% अटेंशन अपनी याद में देना है। बाबा को जो सेवा करानी है वो बुद्धिवानों की बुद्धि कराएगा, मुझे 1% भी उसके लिए संकल्प नहीं करना है कि मैं क्या सेवा कर सकती हूँ, मुझे क्या, बाबा कराएगा। 100% बाबा की याद में ही बुद्धि को रखना है, स्व पर ही, स्थिति पर ही अटेंशन रखना है। तो वो दादी ने फिर करेक्ट, तो उतना अटेंशन उनका हमने साक्षी होकर देखा तो रखा, तब जाके ऐसी पावरफुल स्टेज बनाई है। और मैंने हम तो साक्षी होकर जब भी हमने दादियों को क्लासेस भी अभी सुनते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? संपन्न अवस्था। नहीं, हम में से कोई ऐसा कोई पुरुषार्थी स्वरूप कोई दादी का दिखाई देता है? नहीं, लेकिन उन्होंने, हर एक दादी जी ने गुप्त रूप में अपने ऊपर ऐसा अटेंशन रखा, और कोई भी प्रकार की बाबा की श्रीमत हो, गाइडेंस मुरली में, उसको थोड़ा भी फ्लेक्सिबल नहीं किया, अपने आप को उसमें फ्लेक्सिबल नहीं रखा। भले उनका रूटीन इतना डिफिकल्ट था, रात्रि को बहुत लेट होता था, कुछ भी हो, लेकिन वही जैसे बाबा ने कहा है वही करना है। अपने आप को कहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी। दादी है ना, तो दादी तो जरूरत नहीं है, दादी तो बाबा को कह सकती है कि नहीं बाबा आज ये रात को ये हुआ लेट, तो अमृत वेला थोड़ा लेट हुआ, या ये आज मुरली ये मिस हुई, या ये बात को नहीं रहा, वो उन्होंने मार्जिन नहीं ली। दादी भी, गुलजार दादी भी बाबा का अवतरण के बाद आके मुरली पढ़ेंगी, फिर सोएंगे, रेस्ट में जाएंगे। अब सोचो बाबा आया हुआ है तो दादी को तो फिर पहले इमीडिएटली रेस्ट करना चाहिए ना। कोई क्वेश्चन हम सब किसी का भी नहीं होगा कि नहीं दादी मुरली पढ़, नहीं। और 100% बाबा को सामने रखा। तो ऐसे तो बहुत, हर बार बाबा मिलन के बाद दादी, हम देखते हैं प्रकाशमणि दादी के बाद फिर जानकी दादी लेकर जाते थे कॉटेज से, और आते थे तो भी दादी जानकी कॉटेज में लेकर आते थे। तो उस समय मैं साथ में थी, तो मैंने देखा जैसे दादी कॉटेज में लेकर आए, थोड़े बड़े जो भी थे साथ में आए हुए थे, तो दादी के व्यक्तित्व में तो उस समय बाबा आया हुआ था, तो वो लाइट तो दिखाई देती है, हम हमेशा देखते हैं।
तो दादी जानकी उनके साथ रू रिहान करती थी कि आपको प्यार ज़्यादा किया, मुझे प्यार किया ज़्यादा। ऐसे बहुत अच्छा लगता था दादियों का आपस में चिट चैट, रू रिहान। तो फिर दादी ने कहा, जानकी दादी ने दादी को कहा, गुलजार दादी को, दादी आप में तो कितनी लाइट है, जैसे बाबा की लाइट वैसे आपकी लाइट, चेहरे में वो नूर। तो गुलजार दादी ने कहा, नहीं, बाबा आया था ना इसलिए, बाबा आया था ना दादी इसलिए। क्रेडिट नहीं लिया, सूक्ष्म में भी। अभी हमें कोई कहेगा नहीं आप में तो बहुत अच्छे, तो हम कहीं ना कहीं अंदर सोचेंगे हाँ अपना अच्छा पुरुषार्थ है हमने, अच्छा थोड़ा संकल्प तो करेंगे। चलो बोल में हम बोल देंगे कि बाबा, लेकिन संकल्प में तो थोड़ा सा उसको एक्सेप्टेंस होगा ना। बाबा आए थे ना इसलिए, दादी बाबा आए थे इसलिए। ये नहीं कि भाई मेरी भी अवस्था अच्छी है, नहीं, बाबा। तो वो अंदर से जो हमारी मीठी दादियों ने अपने ऊपर अटेंशन रखा है, मुरली पढ़ के और फिर दूसरे दिन भी उसको रिवाइज करना, और ऐसे हंसी में दादी दादी जान के कहती, बाबा आपसे मिले ना, अब दादी तो रथ है वहाँ मिले ही थे, फिर भी आपने मुरली सुनी ना बाबा से, दादी को तो अभी अभ्यास करना पड़ेगा, दादी को तो अभी मुरली पढ़ना है, क्योंकि आप तो सम्मुख मिले ना, दादी को पढ़ना है। तो ये कि भाई मैंने मिस किया, अब मिस थोड़ी किया, बाबा का रथ है ना, लेकिन वो स्टूडेंट के रूप में वो अवेयरनेस कि मैंने मिस किया है, तो मुझे पढ़नी है वो मुरली बार बार, मुझे वीडियो भी देखना है, मुझे पढ़ना है, क्योंकि वो मेरी मिस जो हुआ है मुझे उसको कंप्लीट करना है। तो मैंने ये रोल था ना, ऊंचा रोल दादी का, तो मिस क्वेश्चन ही नहीं है, मिस किया कुछ, लेकिन दादी एज अ स्टूडेंट देखती थी। ये नहीं कि मैं रथ हूँ तो उसमें क्या बात है, मैं ही रथ हूँ, मैंने मिस किया है वो मुरली सम्मुख सुनने की, मुझे वो पूरा करना है, मुझे पढ़ना है, बाबा ने क्या इशारा दिया, बाबा ने मुझे क्या कहा, बाबा ने पुरुषार्थ के लिए हमें क्या अटेंशन दिया। दादी कह सकती थी कि मैं तो बाबा से मिलन मना रही थी, मैं, मुझे पता है, मतलब मैं तो सम्मुख थी, साथ थी, कि बहुत गहराई से। तो ऐसे तो हम देखते हैं कि बाबा के रथ ही थे, तो दादियाँ तो एक एक बहुत विशेष थी। मुझे लगता है 7:30 का ट्रैफिक कंट्रोल है ना, बचा सकते हैं। शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया होगा, हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वहीं
ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। हर शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ओम शांति। बाबा को थैंक्स और आप सबको भी बहुत थैंक्स। दीदी को भी बहुत थैंक्स, वृंदा दीदी को, कमला बहन को। तो मेरा सौभाग्य है कि सिक्योरिटी विंग में कमला बहन के साथ सेवा करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। उनसे ज्ञान की चिट चैट करने का, कभी साथ में कमरा भी होता है, तो बहुत लकी थे। तो और संजीव भाई से भी मिलते रहते थे। तो ये बार संकल्प था कि आप सबसे भी मिलें, इसलिए पहुंच गए। तो हमेशा मैं यहाँ जब दीदी सुनाती थी तो चाणक्य प्लेस, लेकिन मेरे बुद्धि में चाणक्य पैलेस ही है। तो माना हमेशा बाबा का हर एक स्थान जो है एक सुंदर पैलेस ही है, बाबा ने क्रिएट किया हुआ, और इतना सुंदर परिवार है, दैवी परिवार। तो ये भी बहुत बड़ा बाबा को थैंक्स कि हम सबको संगम पर आपस में मिलन मनाने के लिए बाबा मौका देता है। ओम शांति। ओम शांति। दादी के पास पहुंच गए सभी। दादी को देखा